अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा कैफ 8 रिफ्रेश का सेकंड लेक्चर है। तो इसमें हम इंशाल्लाह आई कैप की बुक से जो चैप्टर 3 है प्लानिंग एंड रिस्क असेसमेंट उसको कवर करते हैं। देखिए ऑडिट के 3 फेजेस होते हैं। जो लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ा सा बताया, एक प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड फाइनलाइजेशन। प्लानिंग फेज में भी कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है या उसको कंटिन्यू करना है। अगर वो लास्ट ईयर का क्लाइंट है, आइजा 210 भी थोड़ा सा प्लानिंग में आ जाता है। देन उसके बाद आपने ऑडिट पूरे को प्लान करना है, स्ट्रेटजीज बनानी है उसकी, देन रिस्क असेसमेंट करनी है। ये सब काम आपने स्टार्ट में करने होते हैं, ठीक है। थ्रू आउट द पीरियड भी चलते हैं, मतलब रिस्क असेसमेंट ये नहीं एक बार कर ली उसके बाद करनी नहीं है, बल्कि जब भी कभी कोई भी ऐसी सर्कमस्टांसेस, कोई भी ऐसी चेंज नजर आती है जो आपको लगता है कि मेरी रिस्क असेसमेंट के ऊपर असरअंदाज होगी, तो आपने दोबारा उन चीज़ों को कंसिडर करना है। लेकिन स्टिल आपने स्टार्ट में ये लाजमी करनी है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स आप कुछ परफॉर्म करते हैं ताकि कुछ रेशोज आपके सामने नजर आए और थोड़ा बहुत आपको वहाँ से भी आइडिया हो कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। तो ये सारा कुछ प्लानिंग या रिस्क असेसमेंट में हमने देखना है। अच्छा, अब इसमें से जो है कुछ क्वेश्चंस आते हैं। ये आपका सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है इस बुक का। सबसे बड़ा तो रिपोर्ट का है, देन उसके बाद आपका ये चैप्टर है। तो बड़ी इंपॉर्टेंस है जी इसकी। इसके अंदर आप आइजा 300 पढ़ेंगे। 300 आपको प्लानिंग के बारे में थोड़ा बताता है। 315 आ जाएगा, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्लाइंट्स एनवायरनमेंट, वो आप देखेंगे। 320 आ जाएगा, मटीरियलिटी, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टैंडर्ड है। और ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट की एप्लीकेशन अगर आपने देखनी है तो उसके लिए बहुत अच्छा है, भी एक सोर्स है। इसको कर लेंगे डिस्कस। देन आपका इसमें 330 आ जाता है, ऑडिट रिस्क, ऑडिटर का रिस्क क्या होता है उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन 240 फ्रॉड रिस्क और फ्रॉड रिस्क के फैक्टर्स, वो इंशाल्लाह इन चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं क्विकली। तो बुक वगैरह आप फिर रख लें अपने पास और कोशिश कीजिए कोई पेन कॉपी भी अगर हो, जो मतलब कोई बात आपको लगे ऐसी नोट करने वाली, तो उसको नोट कर लें। और तो वैसे तो ये पड़ी रहनी है वीडियोस, तो आप वहाँ से दोबारा भी देख सकते हैं। अच्छा चलिए, सबसे पहले 300 प्लानिंग। प्लानिंग देखें जनरल सी चीज़ है कि कुछ भी आप लाइफ में काम करते हैं आप उससे पहले प्लान करते हैं। अभी आपने अगर लेट्स से रिफ्रेशर ज्वाइन करने का भी सोचा है, तो आपने उससे पहले वो प्लान किया कि क्या ये मैं टेस्ट स्केड्यूल के साथ साथ चल सकता हूँ, क्या ये मैं डेली लेक्चर सुन सकता हूँ। और भी मार्केट में चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, वहाँ पर भी फिजिकल भी हो रहे हैं और ऑनलाइन भी कुछ हो रहे हैं, तो आपने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से प्लान किया है। तो दैट्स प्लानिंग। अब आपको पता है कि प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि असल में प्लानिंग नहीं आगे जाके एग्जीक्यूट होना होता है और फिर फाइनल रिजल्ट उसी से निकलना। अगर प्लानिंग आपकी गलत हो तो फिर आगे जाके मसाइल भी हो सकते हैं। एक गलत चीज़ के ऊपर आप जितनी मर्जी एफर्ट करते जाओ, उससे ज़ाहिर है कभी भी सही रिजल्ट तो नहीं निकलेगा। तो प्लानिंग आपने ऑडिट की भी करनी है। ये सारी जनरल सी बातें, उसके क्या बेनिफिट्स वगैरह हैं, और ये आपको देख के आइडिया हो जाएगा। कुछ लोग इसको याद कर लेते हैं, मेरे ख्याल में याद क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा 2-4 बार पढ़ेंगे, उधर पेपर में तसल्ली से सोचना है आपने, तो आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें, क्योंकि जनरल चीज़ें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको इसमें लगे कि यार ये मुश्किल है। आइजा 300 आपसे क्या रिक्वायर करता है? देखिए आइजा 300 आपसे रिक्वायर करता है कि आप एक तो एंगेजमेंट टीम से मतलब तमाम मेंबर्स ऑफ टीम, उन तमाम को इन्वॉल्व करें ऑडिट की प्लानिंग के दौरान। क्यों? क्योंकि जाहिर है हर बंदे ने कोई ना कोई काम करना। लेट्स से 8-10 लोगों की टीम है, उसमें एक पार्टनर भी है, उसमें EQCR भी है, क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर भी है, उसमें फिर आपके मैनेजर्स भी हैं, आपके सीनियर्स भी हैं, जॉब इंचार्ज वगैरह, देन आपके मिड लेवल के आते हैं स्टाफ मेंबर्स, देन आपके जूनियर्स भी आते हैं। अब काम हर किसी ने करना है, हर किसी को प्लानिंग के अंदर शामिल होना चाहिए, क्योंकि असल में ऑपरेशन तो उन्होंने ही करने हैं, काम तो उन्होंने जाके एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। देन आपने वही क्लाइंट के एक्सेप्टेंस कंटिन्यूस प्रोसीजर्स आइजा 210 के मुताबिक भी करने हैं परफॉर्म, और अपनी एथिकल रिक्वायरमेंट्स जो आपकी 220 की है वो भी आपने सारी देखनी है कि इंडिपेंडेंस है हम, हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह तो नहीं है, और साथ साथ ICAP कोड ऑफ एथिक्स की भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी आपने देख लेना है। उसके बाद जी आपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट 210 के मुताबिक उनके साथ फाइनलाइज कर लेने हैं, ठीक है। ओवरऑल स्ट्रेटजी बनानी है, फिर प्लान बनाना है। अच्छा, अब स्ट्रेटजी और प्लान में थोड़ा सा फर्क है। ऑडिट स्ट्रेटजी होती है ओवरऑल चीज कि फॉर एग्जांपल रिस्क बेस्ड अप्रोच होगी हमारी, सिस्टम बेस्ड अप्रोच पे चलना है, या सब्सटैंटिव टेस्टिंग हमने ज्यादा करनी है, ठीक है। ये आपको होगा आइडिया, मतलब जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो वहाँ पे आप सिस्टम बेस्ड चले जाते हैं, जहाँ पे इंटरनल कंट्रोल्स हैं ही नहीं या वीक है, देन यू गो टुवर्ड्स दूसरा क्या था आपका सब्सटैंटिव टेस्टिंग, या आप उसमें डिटेल टेस्टिंग वहाँ पे चला करते हो, ठीक है। तो अब ये चीज स्ट्रेटजी के अंदर आती है, जबकि ऑडिट प्लान क्या होता है, डिटेल्ड होता है, एक एक चीज को आप नोट करते हो, ठीक है। एक एक चीज के ऊपर आप फोकस करते हो कि जी अच्छा टीम कितने लोगों की होगी,
वहाँ पर जाके किसने कौन सा एरिया देखना है, डेडलाइंस डिसाइड की जाती हैं, किस टाइम पे कौन सा काम खत्म हमने करना है, टेंटेटिव होती है ऑब्वियसली, रिपोर्ट्स हमने कब फाइनलाइज करनी है। तो इसका मतलब जो ऑडिट प्लान है दैट इज मोर लाइक ऑफ अ डिटेल डॉक्यूमेंट, जबकि स्ट्रेटजी जो होती है ये आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी है कि ओवरऑल आपने ऑडिट को किस तरफ लेकर चलना है, किस तरह इसको चलाना है, ठीक है जी। देन प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, कुछ काम आपने स्टार्ट में प्रीलिमिनरी तौर पर स्टार्ट में करने हैं। वो काम आपके क्या है कि आईएसओ 220 क्वालिटी कंट्रोल भी आपसे यही चाहता है कि आप सबसे पहले तो देखेंगे कि आप कॉम्पिटेंट भी हैं। ये नहीं कि बाकी क्लाइंट पकड़ लेना भाई, कॉम्पिटेंट भी देखो। अच्छा, कॉम्पिटेंस के अंदर दो चीजें आती हैं, एक तो है आपकी काबिलियत और एक है आपकी इस्तात, कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर मतलब मेरी फर्म को 2-2.5 साल हो गए अभी बने हुए, अब मेरे पास अगर पेप्सी या यूनिलीवर का ऑडिट आ जाता है तो क्या मैं नहीं कर सकता? देखें शायद कॉम्पिटेंस मेरे पास काबिलियत वाली तो हो, लेकिन मेरे पास टीम नहीं है इतनी बड़ी, क्योंकि वो बहुत बड़ा ऑडिट है उनका, बहुत बड़े लेवल पर, बहुत बड़े स्कोप पर उनका ऑडिट होना है, ज़्यादा टीम चाहिए। अब मैं इतने 25, 30, 40, 50 लोग तो नहीं मैं अफोर्ड कर सकता इस वक्त, ठीक है। तो इसका मतलब है कि कॉम्पिटेंस के अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं कि आप क्या कर सकते हैं कि नहीं। अब उसके अंदर हर एंगल से आ जाती है कि काबिलियत है, स्किल्स है, टैलेंट है, नॉलेज है, और साथ साथ टीम इतनी आपकी रिसोर्स आपके इतने तगड़े हैं, इतने सही हैं और ज़्यादा तादाद में है, सफिशिएंट है कि काम हो सके। तो आपने तो ये देखना देना, आपने कोई एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ कंप्लाई करना है, क्लाइंट की इंटेग्रिटी को आपने देखना है, और कोई और सिग्निफिकेंट मैटर आपने देखने हैं जो आपको मतलब इस डिसीजन लेने पर पहुंचा है कि आपने क्लाइंट को लेना है या नहीं लेना। देन आपने बाकी अपनी इंडिपेंडेंस वगैरह भी देख लेनी है और टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। ये प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज हैं, 3 बेसिकली हैं, उनको डिटेल में आगे बता दिया। एक तो आपकी है कि आईएसओ 220 वाले प्रोसीजर आपने परफॉर्म करनी है। सेकंड आपका क्या है कि 210 के मुताबिक आपने अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की अंडरस्टैंडिंग लेनी है। देन 220 के मुताबिक एथिकल रिक्वायरमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग ले लेनी है। क्लियर है बात? अब अगली बात आ गई प्लानिंग एक्टिविटीज की। प्लानिंग एक्टिविटीज थोड़ा मजीद आगे हम चले जाते हैं। प्लानिंग एक्टिविटीज में आपने वही एक तो स्ट्रेटजी आप बना लेंगे। देन आप रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स कौन से हैं, आपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव से मुराद है कि भाई क्यों करने हैं ऑडिट, ऑडिट करने हैं, रिव्यू करने हैं, क्या चीज़ है, स्कोप क्या है आपका, किसको एड्रेस करना है आपने। आमतौर पर ऑडिट के अंदर जाहिर मेंबर्स आपको शेयर होल्डर्स जो होते हैं, यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो आपको हायर करते हैं, आपने उन्हीं को ही एड्रेस करना होता है। लेकिन क्या हमेशा यही केस है? हो सकता है कि आपको मेंबर्स ने रखा ही नहीं है, आपको मैनेजमेंट स्पेशल अपने कोई पर्सनल ऑडिट के लिए, मतलब कि उन्होंने अपने परफॉर्मेंस ऑडिट के लिए बुला लिया है, या कोर्ट ने फोरेंसिक ऑडिट के लिए आपको लगा दिया। तो इसका मतलब है कि चीज आपने उस हिसाब से देखनी कि आपके रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव हैं क्या, टाइमिंग क्या होगी, किस टाइम पे आपने स्टार्ट करना है, किस टाइम पे एंड करना है। ये चीजें कुछ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर आ जाएंगी, ठीक है। अब ये डिटेल में मैंने बताया वो सारा कुछ कि स्कोप के अंदर क्या क्या चीजें, स्कोप को डिटरमिन करने के लिए आपने किन चीजों पे देखिए, स्कोप का मतलब होता है क्या क्या चीजें आएंगी। तो उसमें वही है कि इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का नॉलेज होना चाहिए, आपको क्लाइंट की मैनेजमेंट का, ओनरशिप का अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज होना चाहिए, क्लाइंट के पास डाटा किस हद तक अवेलेबल है, क्लाइंट के पास रिसोर्सेज किस तरह के हैं, इंटरनल कंट्रोल उसके किस तरह के हैं। तो ये इस तरह की चीजें आपने देखनी है, ठीक है। तो ये आप इसको आई बिलीव एक बार गो थ्रू होंगे तो आ जाएगी आपको इसकी समझ। ये थर्ड पॉइंट पे आ जाए, ये जरा आप सही है। उसने कहा कंसीडरिंग इंपॉर्टेंट फैक्टर्स व्हिच विल डिटरमिन द फोकस ऑफ द ऑडिट टीम्स एफर्ट्स। अच्छा, आपने एक तो स्कोप देख लिया, आपने रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स देख ली, फिर आपने वो मैटर्स भी देखने हैं कि जहां पर एफर्ट्स ज्यादा लगेगी। क्योंकि देखें प्लानिंग का फायदा ही है ना कि आप पहले से सारी चीजों के लिए तैयार होकर बैठे हो। तो आमतौर पे ये फैक्टर्स जो होते हैं वो जैसे मटेरियलिटी थ्रेशोल्ड, मटेरियलिटी सेट करना एज पर आईएसओ 320, ये थोड़ा प्रोफेशनल जजमेंट इसके अंदर इन्वॉल्व है, थोड़ा टेक्निकल काम है। तो ये आप पहले से ही यहाँ पर बना लें, ठीक है। देन हाई रिस्क एरियाज ऑफ ऑडिट, कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जहाँ पर रिस्क ज्यादा है ऑडिट का, उनको आप कंसिडर कर लें, ठीक है। फिर आपने देखना है कि वो जो एरियाज थे उनका मटेरियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या रिस्क है एफएस लेवल पर, और आपकी उसको आप किस तरह डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू करेंगे। क्योंकि आईएसओ 220 यही कहता है ना कि आपने डायरेक्शन भी देनी है, सुपरवाइज भी करना है, रिव्यू भी करना है, मॉनिटर भी करना है। तो ये उसकी बात कर रहे हैं सर। देन ऑडिट अप्रोच आपकी क्या होगी, ठीक है। देन आपका एक वही स्केप्टिकल अप्रोच आपने रखनी है। फिर आपने देखना है क्या आप इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर रिलाई करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे, वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शंस कितना है। तो ये कुछ चीज़ें आपने पहले देखनी है, क्योंकि देखें ज़रूरी है कि अगर फॉर एग्जांपल रिटेल सेक्टर के अंदर आप सर्विस शूज़ या बाटा या आप इस तरह ही यूनिलीवर वगैरह के पास चले गए हैं, ठीक है। यूनिलीवर तो स्टिल मतलब कि रिटेल में खुद नहीं है,
लेकिन इनकी आइटम्स बहुत ज़्यादा, तो जहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस बहुत ज़्यादा हो, ऑब्वियसली वहाँ पर टाइम भी आपको लगेगा। ये चीज़ें सबसे पहले आपने कंसीडर करके ही ऑडिट स्टार्ट करना है। ये ना हो कि आप क्लाइंट को कह दें महीने के अंदर ऑडिट कर देंगे और में आप 1 महीने के अंदर आपसे सिर्फ सेल ही ना हो, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा पहले से आइडिया चीज़ों का लेकर चलना है। देन आ गया उसने कहा कि ये सारी चीज़ें आपकी वो करें इफ़ेक्ट करेंगी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ। अच्छा, ये नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, एनईटी ये हर जगह पे आपको बार-बार नज़र आएगा। रिस्क असेसमेंट चेंज होगी नहीं, क्या होगा इसका असर? नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। सही है, नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट ऑफ फलां फलां फलां। अब ये है क्या? नेचर से मुराद है किस तरह का ऑडिट प्रोसीजर, किस तरह का काम। एक्सटेंड का मतलब किस हद तक सैंपलिंग की बात हो रही है, 30% चेक करना, 40, 50, 60 कितना करना है उसकी बात हो रही है। जबकि टाइम का तो आपको पता है किस टाइम पे करना है, ठीक है? क्योंकि सारी चीज़ें रीजनेबल होनी चाहिए। अब अगर मिसाल के तौर पर स्टॉक टेक 30 जून को ईयर एंड हो रहा है, लेकिन आप स्टॉक काउंट कर रहे हैं जाके कहीं 15 अगस्त को, तो टाइमिंग मैटर ही नहीं करती भाई, गलत आपने स्टॉक मतलब काउंट कर लिया। इस वक्त क्या करना, अनलेस आप बैक वर्किंग करके 30 जून तक पहुंच जाए, ठीक है? और इसी तरह एक्सटेंड, अब कुछ चीज़ों के अंदर रिस्क ज़्यादा होता है, वहाँ पर एक्सटेंड आपको ज़्यादा रखनी पड़ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है जितना ज़्यादा रिस्क होगा आप उसको कम करने के लिए, अपना डिटेक्शन रिस्क कम करने के लिए आप अपना सैंपल साइज बढ़ा देते हो, ठीक है? तो आपको ज़्यादा जैसे आमतौर पे लीगल एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो बाकी जो एक्सपेंसेस हैं, हो सकता है कि हम 10, 20, 30% वेरीफाई करके हम कहें कि हो गया हमारा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया। लेकिन लीगल एक्सपेंसेस एक ऐसी चीज़ है कि कई बार क्या एक 5-7 हज़ार रुपये का वाउचर, एक एक्सपेंस उस हो सकता है उसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी कहानी हो, कोई बहुत बड़ा कोई केस हो जिसके लिए कोई छोटी सी अमाउंट पे की गई है, तो आप फिर चाहते हैं वहाँ पे 100% एब्सोल्यूट आप चीज़ें वहाँ पर लीगल एक्सपेंसेस में आमतौर पे चेक करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्वांटिटेटिवली तो मटेरियल नहीं है, लेकिन क्वालिटेटिवली हो सकता है क्योंकि मटेरियल चीज़ हो, तो इसका मतलब है नेचर, टाइमिंग, स्टैंड डिपेंड करती है आपकी हर फैक्टर के अंदर। सही है। देन आपका ऑडिट प्लान आ गया। ऑडिट प्लान के अंदर आपने रिस्क असेसमेंट वगैरह कर लेनी है, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आपने करने हैं, ठीक है? फर्दर ऑडिट प्रोसीजर से मुराद मतलब एक तो रिस्क असेसमेंट कर ली, इसके अलावा जो जो आप काम करना चाह रहे हैं मटेरियल ऑडिट एरियाज के ऊपर, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल सके। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक सेक्टर में चले गए हैं, ओगरा का ऑयल एंड गैस का कोई सेक्टर है, अब आपने पहले नहीं ऑडिट किया होगा, एक तो आपने वैसे रिस्क असेसमेंट कर लेनी है, उसकी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखते हुए, अंडरस्टैंडिंग लेते हुए, क्लाइंट के एनवायरनमेंट की, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की, इंटरनल एनवायरनमेंट की। देन आपने ऑब्वियसली कुछ ऐसे एरियाज होंगे जो मटेरियल होंगे जिसके बारे में शायद आपको पहले आइडिया ही ना हो, तो आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, कंसल्टेशन भी कर सकते हैं, गाइडेंस भी ले सकते हैं अपने सीनियर से या अपने पीयर लेवल के लोगों से, तो ताकि आपकी मजीद उसके ऊपर आपको कोई प्रोसीजर्स कोई एविडेंस वगैरह मिल जाए चीज़ों पे, ठीक है? डॉक्यूमेंटेशन में वही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। अगर आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है कि हर स्टैंडर्ड में क्या क्या डॉक्यूमेंट होना है, सिंपल है कि आपको स्टैंडर्ड का पता होगा, स्टैंडर्ड के अंदर क्या चीज़ें डिस्कस हो रही हैं, आप खुद ही बना लेंगे। अब अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि स्ट्रेटजी होनी चाहिए, तो भाई लिखते हैं कि ऑडिट स्ट्रेटजी को आपने डॉक्यूमेंट करना। हमने डिस्कस किया कि ऑडिट प्लान होना चाहिए, आप लिखते हैं कि बस ये होना चाहिए, ऑडिट प्लान डॉक्यूमेंट कर देना आपने। फिर हमने बात किया कि इसमें चेंजेस भी आ सकती हैं, हो सकता है कि पहले एक इन्फॉर्मेशन आपके पास थी नहीं, बाद में आई है, तो अगर कोई चेंजेस आई हैं उनको भी डॉक्यूमेंट कर लेना है, और उनका क्या असर हुआ इन दोनों चीज़ों के ऊपर वो भी आपने सिंपल कर देना है। ठीक हो गया? तो ये आपका अब देन इंटरम एंड फाइनल ऑडिट। इंटरम और फाइनल ऑडिट कल भी हमने लेक्चर में डिस्कस किया। इंटरम से मुराद है कोई भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो कोई भी आपका ऑडिट जो 1 साल से कम अरसे का है उसको इंटरम बोला जाएगा। और फाइनल से मुराद जो एक्सटर्नल एनुअल आपका ऑडिट होता है। अब लिस्टेड कंपनीज के लिए तो रिक्वायर्ड है रिव्यू करवाना क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। अदर देन लिस्टेड कंपनी दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, बट ऑब्वियसली अगर ऑडिटर को लगता है कि मुझे कर लेना चाहिए, एंड पे जाके मेरी एफर्ट कम लगे, तो ऑडिटर कैन ऑलवेज डू दैट। इंटरम ऑडिट आप कर सकते हो। तो इंटरम के लेवल पर भी आप कुछ काम करते हो, इससे होता क्या है कि आपका फाइनल लेवल पर काम कम हो जाता है, और थोड़ा आपका फोकस उस मेन चीज़ों के ऊपर पे रह जाता है। छोटी मोटी चीज़ें आप पहले निकाल देते हैं, और पहले से आपकी एक अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी बन जाती है यार आगे जाके क्या मसाइल आने वाले हैं, ठीक है? तो इंटरम भी इस लाइक ऑफ प्लानिंग आप कह सकते हैं कि आप प्लानिंग एक्टिविटीज की तरह का ही है ये भी, ठीक है? आइजा 330 के अंदर आपका थोड़ा वो उसने बताया कि 330 कहते हैं द हायर द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट द मोर लाइकली दैट the auditor may decide it is more effective to perform substantive procedures nearer to or at the end period end rather than at an earlier date। ये बात बड़ी अहम उसने आइजा 330 आगे अपने में पढ़ लेंगे। आइजा 330 ये कहता है कि जितना ज्यादा रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट होगा, जितना ज्यादा रिस्क होगा कि जी यहाँ पे मसला निकल सकता है, ऑडिटर कहेगा यार मैं ये एंड के पास जाके ज्यादा प्रोसीजर्स परफॉर्म करूँ। क्यों? क्योंकि रिस्क बढ़ता जा रहा है, तो अक्सर प्रैक्टिकली होता ही है कि एंड वाले दिनों के अंदर बहुत ज्यादा गलत अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स गलत किए होते हैं, डिस्क्लोजर्स मिस किए होते हैं, इस तरह की चीजें एंड पे जाके की होती है अक्सर,
ठीक है? तो ऑडिटर फिर उस केस में तो मोस्टली वहाँ पर परफ़ॉर्म करेगा। तो इसका मतलब है कि आपने अपनी जो प्रोफेशनल जजमेंट अप्लाई करनी है कि कौन से प्रोसीजर्स आप इंटरनल पे अप्लाई करना चाहते हो, कौन से फाइनल पे, तो थोड़ी-सी आपने स्टैंडर्ड की गाइडेंस भी साथ-साथ लेके चलनी है। अदरवाइज़ अगर आप सोली अपनी प्रोफेशनल जजमेंट पे जाओ, उसको फिर रैशनलाइज़ करना या उसको साबित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपके बैक पर स्टैंडर्ड खड़ा हो ना, आप वही काम कर रहे हो जो स्टैंडर्ड थोड़ा गाइड कर रहा है, तो आप फिर ऑब्वियसली थोड़ा ईज़ी हो जाते हो उसको प्रूव करने में उस चीज़ को। अच्छा, आप ये इंटरनल ऑडिट के प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, पेपर में आ सकता है, ये क्वेश्चन एक बार आया भी हुआ है, तो ये आपको आइडिया होना चाहिए। बेसिकली वही छोटे-छोटे प्रोसीजर जो आप स्टार्ट में कर सकते हैं, मतलब इंटरनल कंट्रोल्स की आप अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो, टेस्टिंग कर सकते हो इंटरनल कंट्रोल्स की, आप एनालिटिकल प्रोसीजर्स प्रीलिमिनरी स्टार्ट वाले कर सकते हो परफॉर्म, ठीक है? आइज़ा 540 है इसका, उस 520 सॉरी, उसके मुताबिक कर सकते हो। सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स अगर आप कुछ स्टार्ट में करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो, ठीक है? मतलब थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो वो आप कर सकते हो, इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि यार आगे जाके किस तरह है। तो आमतौर पर फाइनल लेवल पर फिर कौन सी होती है? फाइनल पे देखें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन चुकी हैं, बैलेंस शीट वगैरह बन चुकी है, तो बैलेंस शीट के ऊपर मेनली जो काम है वो इस लेवल पे होता है, ठीक है? तो फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट तो होंगे ही तब ना, जब कोई चीज़ खत्म हुई होगी फिर ही सब्सिक्वेंट होगा। तो अब खत्म हुई है 30 जून को, लेट्स से, या 31 दिसंबर को, व्हाटएवर द ईयर एंड इज, उसके बाद आपके सब्सिक्वेंट इवेंट्स आप परफॉर्म करेंगे, ठीक है? देन गोइंग कंसर्न प्रोसीजर्स, अच्छा गोइंग कंसर्न प्रोसीजर्स आप स्टार्ट में भी करते हैं परफॉर्म, ठीक है? इस इन्होंने स्टार्ट में, आई डोंट नो व्हाई ये नहीं मेंशन, स्टार्ट में भी आपने कोई कंसर्न करनी, क्योंकि अभी तो काम स्टार्ट हुआ है, पहले पता चल जाए ना, पता लगे आप पूरा ऑडिट करके बैठ जाए, वो क्लाइंट कहे कि जी नहीं हम कोई कंसर्न है तो नहीं, लेकिन हमने अकाउंट्स वही वाले बनाने हैं, ठीक है? तो फिर मसला आ जाएगा। तो स्टार्ट में गोइंग कंसर्न को पहले भी देखें और एंड पे भी ऑब्वियसली देखें। फाइनल एनालिटिकल प्रोसीजर, पहले हम स्टार्ट में रेशियो एनालिसिस करते हैं, अब एंड पे भी करने हैं। एंड पे करने का क्या फायदा है, आप एक बार अंडरस्टैंडिंग लोगे यार जो मैंने पहले स्टार्ट में ही किया था और अब जो एंड में किया, इसमें क्या फ़र्क आया है? ज़ाहिर आएगा फ़र्क, बहुत सारी एडजस्टिंग एंट्रीज़ होंगी, बहुत सारी गलतियाँ होंगी जो पहले थी अब नहीं है, ठीक है? तो फ़र्क तो आएगा। अब उसको रिकंसाइल आपने करना है, उसको डॉक्यूमेंट करना है कि भाई व्हाई देयर इज़ सच अ डिफरेंस। अगर वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब है कि ये रिस्क असेसमेंट भी हो सकता है पुरानी वाली गलत हो, आप रिस्क असेसमेंट पे दोबारा भी जा सकते हैं, ठीक है? अच्छा, दोबारा जाने से मुराद ये नहीं कि दोबारा से प्लानिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोबारा जाने से मुराद है कि रिस्क असेसमेंट चेंज होगी, उसकी वजह से आपका सैंपल साइज़ चेंज हो जाएगा, आपकी मटेरियलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं इस हद तक, तो आपको थोड़ा-सा मज़ीद फिर काम करना पड़ सकता है, ठीक है? देन आप ये कन्फर्मेशन वगैरह और ये चीज़ें रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लेंगे और इस तरह, क्लियर है? ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपने देख लेनी है। अच्छा, एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिटिंग है। इनिशियल से मुराद क्या है, अगर आपके पास वो क्लाइंट पहली बार आया है, बार-बार जब आते हैं तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी हो चुकी होती है उनकी, एंगेजमेंट आपकी पहले 2-4 चल रही होती है उनके साथ, तो आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। लेकिन जब इनिशियल आते हैं तो मज़ीद कुछ आपने क्या कंसीडर करनी है चीज़ें, उसमें वही है कि आपने प्रीडिसेसर ऑडिटर, जो पुराना ऑडिटर है, उसके साथ थोड़ा डिस्कस करें कि यार कोई वर्किंग पेपर ही दिखा दे हमें, ठीक है? अगर वो दिखा सकता है तो अगर मतलब लॉ एंड रेगुलेशंस रिक्वायर्ड मतलब आपको क्या वर्ड था वो, अलाउ करती हैं, तो ठीक है? तो फिर आप कर सकते हैं उनके साथ। बाकी पेपर से आ गया वही डॉक्यूमेंटेशन जो उसने पिछला ऑडिट किया, थोड़ा बहुत आप देख लें, आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ठीक है? अगर कोई आपका मेजर इशू है, कोई आपको लग रहा है कि अकाउंटिंग पॉलिसी गलत है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स गलत है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स आपने सही तरह उसमें अप्लाई नहीं किए थे लास्ट ईयर के ऑडिट में, ठीक है? आपके ऑडिटर ने, तो आप उसके ऊपर भी मैनेजमेंट वगैरह के साथ डिस्कस कर सकते हो कि सर देखो तब ये हुआ था, अब इस बार हम करेंगे तो हमने तो सही तरह करना है, तो ये मसाइल आ सकते हैं, ठीक है? ऑडिट प्रोसीजर्स वगैरह आप कौन से परफॉर्म करने हैं, ये आप अपने प्लान के अंदर शामिल कर लें और इस तरह कुछ, ये भी जनरल सी चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंटेशन ये वही आ गई दोबारा। ठीक है जी, तो ये था आपका 300। अब 300 में से ना क्वेश्चन जो आते हैं वो पास पेपर में मोस्टली या तो ये आता है कि इंटरनल पे कौन से प्रोसीजर लगते हैं, फाइनल पे कौन से लगते हैं, ये आ जाता है, या स्ट्रेटजी वर्सेस ऑडिट प्लान, ये आ जाता है क्वेश्चन कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो इस तरह के आते हैं। ज़्यादा इसमें से क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है? ये असल में ना जो चैप्टर 3 है आपका, ये आपकी बेस है रिस्क असेसमेंट की। अब ये भी कुछ जगह पर ये होता है कि शायद मतलब स्टूडेंट्स ने तो बताया है कुछ के, कुछ टीचर्स इसको एंड पे करवाते हैं या बीच में कहीं जाके करवाते हैं, लेकिन उनकी अपनी कोई अप्रोच हो सकती है। लेकिन मुझे ये लगता है कि आपका एक प्रोसेस के थ्रू ही आपको गुजरना चाहिए। आपको इस वक्त मतलब अभी तो आप इस लेवल पे हो ना कि आप रिवाइज कर रहे हैं चीज़ें, लेकिन स्टार्ट में शायद आपको लगता होगा ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं आपको वही सारी बातें हेल्प करती हैं। अदरवाइज आप फिर क्रैमिंग के ऊपर चलते हैं ना सिंपल। अगर आपको मतलब रिस्क असेसमेंट का ही नहीं आइडिया कि रिस्क असेसमेंट होनी किस तरह है, रिस्क क्या होता है, तो आप आगे जाके प्रोसीजर किसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हो। मतलब आप वो चैप्टर जो इसमें ऑडिट प्रोसीजर्स के हैं वो पढ़ लेते हैं, सब्सटैंटिव पढ़ लेते हैं,
रिपोर्ट पढ़ के आ जाते हैं अक्सर लोग और उसके बाद जाके ये चीज़ डिस्कस हो रही होती है, तो ये डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो कोशिश करें इसको तरतीब में लें, सही है, ताकि बात वही है कि पहले प्लानिंग समझें अच्छे से, फिर एग्जीक्यूशन करें उसकी, फिर फाइनलाइजेशन पर आपको बिल्कुल स्ट्रीमलाइन चीज़ें नजर आएगी जिस तरह का प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। ठीक है, यहाँ पर तो शायद आपको जुगाड़ वगैरह लग जाए, कुछ रैम शैम करके कुछ देख के नोट्स वगैरह, लेकिन फाइनल लेवल पर फिर आप खुदा न खासा फंस जाएंगे। ये मैं आपको शायद कल भी बताया हो कि सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, उनकी प्रैक्टिस इसी की होती है। अकाउंटिंग भी इवन अब तो सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर के थ्रू सारा कुछ चल रहा होता है। ऑडिट के भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन ऑडिट में स्टिल प्रोफेशनल जजमेंट इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व है कि आपको खुद इन्वॉल्व होना पड़ता है उसके अंदर। ठीक है, तो भाई इसको इसी तरह पढ़े, क्योंकि इंशाल्लाह पूरा सीए करना है आपने, सिर्फ एफ नहीं करना। चले खैर, आ जाएंगे आगे। अब ये क्या है आपका 315 ये रिवाइज हुआ है बेसिकली, इसमें कुछ चेंजेस आई हैं। तो ये सिंपल इसका तरीका यही होता है कि ये या देख लें, दो ही हिस्सों में आई हैं, एक उधर आई थी 220 में और एक ये 315 में आई है। तो आप ये बुक लें आई कैप की पीडीएफ और उसमें कंपेयर कर लें अपने साथ। ठीक है जी। अच्छा, अब हम करने जा रहे थे रिस्क असेसमेंट 315। अच्छा, 315 बेसिकली जो स्टैंडर्ड है वो है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। ठीक है, और आगे 320 वो आपका मटेरियलिटी का स्टैंडर्ड है। अच्छा, अंडरस्टैंडिंग के अंदर वो अब आपको पहले तो बताना चाह रहा है कि आपने रिस्क असेसमेंट प्रोसेस करना है ऑडिटर में। देखिए, अंडरस्टैंडिंग आपने ली है, अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपने उसकी इंडस्ट्री के बारे में जान लिया, आपने क्लाइंट की ओनरशिप के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, उनकी कितनी फैक्ट्रियाँ हैं, लास्ट ईयर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख लिए, फला फला फला, ये मतलब इस तरह की चीज़ें आपने देख ली जहाँ से आपको आइडिया हो गया कि जी क्लाइंट किस तरह का है, किस तरह के कल्चर है इसका, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। अब आपने इसकी रिस्क असेसमेंट करनी है। ठीक है, रिस्क असेसमेंट आपने करने के लिए आइजा 315 भी आपसे रिक्वायर करता है कि भाई आपने ये कुछ काम करने हैं। कौन कौन से 3 काम? इंक्वायरीज, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ठीक है, ये आपने चीजें करनी है स्टार्टिंग लेवल पर। इंक्वायरीज करें, मैनेजमेंट के पास बैठ जाए, उनसे पूछें सवाल, जो भी आपकी क्वेश्चन है। हाँ सर, आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर है, क्या इसके मसाइल हैं, क्या स्वॉट एनालिसिस है आपके? स्वॉट एनालिसिस का आपको पता होगा, स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। ठीक है, क्या थोड़ा सा बताएं आपके कंपेटिटर्स कौन से हैं, कौन कौन से रिस्क आपको आ रहे हैं। ठीक है, इंटरनल ऑडिटर के पास जाकर बैठ जाए अगर इंटरनल ऑडिट है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन लिस्टेड कंपनीज के लिए लाजमी है। ठीक है, बाकी कंपनीज के लिए लाजमी नहीं है, लेकिन अगर वो चाहें तो उनका हो भी सकता है। इन एनी केस अगर है तो आप उनके साथ बैठेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेंगे, हाँ जी क्या कोई फ्रॉड शॉट तो नहीं निकलता, यहाँ पे क्या मसाइल है, इनके इंटरनल कंट्रोल्स किस तरह के हैं, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग लें। डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर उनके पास हैं उनको देखें। इसके अलावा भी जिससे भी आप इंक्वायरी करना चाहते हो, मतलब आप उनके डायरेक्टर्स के पास जा सकते हैं, 2-4 के पास जा सकते हैं, आप उनके लीगल एडवाइजर से डिस्कस कर सकते हैं विद द परमिशन ऑफ क्लाइंट ऑब्वियसली। लेकिन क्लाइंट ने आपको कहा था प्रीमाइज ऑफ ऑडिट, याद रखना है, ऐसा 210 उसने क्या कहा था, यू विल बी प्रोवाइडेड विद अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एनी पर्सन। सही है, आप जिस पर्सन को मिलना चाहते हैं हम नहीं रोकेंगे, उसने कहा था ना, बस वो फंस गया है। आइजर 210 के मुताबिक हमने एंगेजमेंट लेटर बनाया था, जो कल मैंने आपको शेयर भी किया था, आपने उसके ऊपर उससे ले लिए साइन, ले लिया कि भाई जान आपने काम करने हैं, उन्होंने कहा था करने हैं, तो आप वो करें थोड़े से काम। ठीक है, सेकेंडली आगे एनालिटिकल प्रोसीजर्स, रेशियो एनालिसिस करें, रेशियोज बना के देखें, ट्रांजैक्शंस के आपस में ताल्लुक देखें। देखें, ये एक बड़ा स्मार्ट वे होता है आपके रिस्क असेसमेंट का, क्योंकि एक तरीका तो ये है कि आप डॉक्यूमेंट्स को देखें, खंगालते जाएं, पढ़ते जाएं, वो तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, सिंपल सा। दूसरा तरीका क्या है कि 2-3 फिगर्स को लें, फिगर्स की बेस पर ही आपको पता चल जाएगा कि यार इसके अंदर रिस्क है या नहीं है। मिसाल के तौर पे आपको पता है कि सेल्स और रिसीवेबल्स जो हैं इनका डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, और जब सेल्स अगर इंक्रीज हो रही है तो रिसीवेबल्स भी ऑब्वियसली इंक्रीज होनी चाहिए। आमतौर पे तो यही होता है, अनलेस फिर उसकी रीजन होती है ना कि कैश पे होगी सेल, लेकिन आमतौर पे यही आपको नजर आता है। इस तरह परचेज और पेबल का है, परचेज और स्टॉक का है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें आपकी डायरेक्ट लिंक करती हैं। डेट और इंटरेस्ट का है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर एक तरफ एक चीज बढ़ रही है, दूसरी बढ़ने के लिए कम हो रही है और उल्टा बड़ी स्पीड से कम हो रही है, तो ऑब्वियसली देयर इज अ बिग रिस्क। आप उसको एटलीस्ट उसको इंक्वायर तो करें ना, उसके अंदर घुसे तो सही, आपको शायद कुछ मिल जाए। तो ये एनालिटिकल प्रोसीजर्स आपकी हेल्प करते हैं इन चीजों के अंदर। देन ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन से मुराद या चीज़ों को होते हुए देखना, इंस्पेक्शन से मुराद खुद जरा डॉक्यूमेंट्स को देखना, पढ़ना, वो भी थोड़ा सा आप करें। उनके डॉक्यूमेंट्स देखें, उनके इनकॉर्पोरेशन के डॉक्यूमेंट्स देखें, लोगों को देखें किस तरह वो काम कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, उनका स्टॉक वगैरह को ऑब्जर्व करें जाके, मतलब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, आपको पता है कि ऑडिट प्रोसीजर जो जनरल होते हैं वो 7 होते हैं। ठीक है, इंक्वायरी, एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन। इसके अलावा 3 कौन से होते हैं, रीपरफॉर्मेंस, रिकैलकुलेशन एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ठीक है, अब वो 3 चीजें यहाँ पे नहीं बताई उन्होंने कि आपने रीपरफॉर्म नहीं करना, क्योंकि वो एग्जीक्यूशन लेवल का काम है। ये अब जरा बात समझें, रिकैलकुलेट नहीं करना,
कैलकुलेशन करना बैठे ये तो ऑब्वियसली एग्जीक्यूशन लेवल का काम है। यहाँ पे आप देखें, आपने सिंपल लोगों के काम की बेस पर आपने रिजल्ट अपना निकाला, मतलब इंक्वायरीज करनी है। एनालिटिकल से मुराद भी क्या है कि भाई चीजें पहले से बनी बनाई है, सिर्फ आपने उनको देखा है, ठीक है, आपने ऑब्जर्व कर लिया, इंस्पेक्ट कर लिया, ये भी आपने, लेकिन बाकी जो थी रीकैलकुलेट करना, रीपरफॉर्म करना, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ही भेज देना, ठीक है, ये चीजें एग्जीक्यूशन लेवल पर आती हैं। तो ये भाई आपने ये चीजें करके रिस्क असेसमेंट थोड़ी सी करनी है, अंडरस्टैंडिंग आपने ले लेनी है एंटी और इसकी एनवायरनमेंट की, ये जनरल सी बातें हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा, एफआरएफ कौन सा वो कर रहे हैं, और अकाउंटिंग पॉलिसीज उसकी क्या है, क्या कोई चेंज तो नहीं आया अकाउंटिंग पॉलिसीज के अंदर, आया है तो आईएस 8 आपको पता है अप्लाई होता है, बड़ा सख्त किस्म का अप्लाई होता है वो तो। पॉलिसी और एरर के केस में वो क्या कहता है, रेट्रोस्पेक्टिव, जहां तक जा सकते हो चले जाओ पीछे, और आपका जो दूसरा एस्टिमेट के केस में कहता है प्रोस्पेक्टिव। तो अब अगर इस तरह की कोई चीज हुई है, पॉलिसीज वगैरह चेंज हुई है, तो पहले पता होना चाहिए आपको, ताकि आप भी थोड़ा माइंड बना के और क्लाइंट को भी बता देंगे भाई फिर इस बार कुछ एडजस्टमेंट्स कर ली है। रीस्टेटेड भी वर्ड ऊपर आ जाता है, रीस्टेटमेंट जब डलती है तो क्लाइंट को बड़ी चुभती है, उनको ऊपर लिखा रहता है रीस्टेटेड, तो बड़ा अवॉइड करने की कोशिश करता है, वो आपसे छुपाने की भी कोशिश करेगा, तो आपने थोड़ा सा स्केप्टिकल होना है, ठीक है। देन बिजनेस रिस्क, अच्छा ये बहुत अहम चीजें देखें, बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में प्लीज आप लोगों ने फर्क करना है। आई डोंट नो कि स्टूडेंट्स मतलब क्यों कहते हैं कि हमसे फर्क नहीं होता, मुझे नहीं इस बात की समझ आती, तो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बिजनेस रिस्क से मुराद क्या है कि क्लाइंट के लिए बुरा क्या है, और ऑडिट रिस्क से मुराद क्या है कि ऑडिटर के लिए बुरा क्या है। ऑडिट रिस्क क्या होता है कि भाई कहीं मैं गलत ओपिनियन ना दे दूं, यही है ना। जबकि बिजनेस रिस्क से मुराद क्या है कि भाई बिजनेस को कोई लॉस ना हो जाए, कोविड आया, बिजनेस रिस्क, बिजनेस ठप हो गए, बंद हो गए, आपका क्या रिस्क है इसके अंदर। मतलब अगर बिजनेस लॉस में जा रहा है तो उसका लॉस होना हमें कोई बुरा लग रहा है, हमें क्या मसला है भाई, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि सर अगर आपको लॉस हो रहा है तो प्लीज डॉक्यूमेंट भी कर देना, फर्स्ट सेमेंस में बता भी दें, ठीक है। क्लाइंट के ऊपर केस चल रहे हैं, बिजनेस रिस्क, उसका बिजनेस बंद हो जाए, हमें कोई रिस्क नहीं है, हमें सिर्फ एक रिस्क है, क्या जो केस चल रहे हैं, क्या आपने IAS 37 के मुताबिक लिखे भी हैं या नहीं लिखे हुए, कंटीजेंसीज वगैरह आपको पता है वो मेंशन है कि नहीं है, बात आ रही है समझ। क्लाइंट के बैड डेट्स होते रहते हैं जी, पैसे नहीं आते वापस, क्लाइंट रो रहा होगा, पागलों की आपको रो रो के बता रहा है सर देखें बिड़ा करके हो गया इतना बड़ा बिजनेस, होता रहे भाई, हमें क्या मसला है। ऑडिटर का मसला सिर्फ ये है कि सर क्या देखिए आपके साथ हर साल होता है, तो आपने फिर प्रोविजन तो इस बार बनाई होगी, बनाई है कि नहीं, ठीक है ना। तो आपने उसको फिर बस अपनी हद तक रखना है कि भाई हमारा क्या रिस्क है, ऑडिटर रिस्क एक और चीज है, ऑडिटर रिस्क और बिजनेस रिस्क बिल्कुल ही अलग चीज है, इनको मिक्स करना ही नहीं है। हो सकता है कि कुछ बिजनेस रिस्क रिलेट करें आपकी ऑडिट रिस्क के साथ, मतलब ऑडिट रिस्क डिपेंड कर रहा है बिजनेस रिस्क के साथ, लेकिन हर बिजनेस रिस्क जो होता है उसके ऊपर आपका ऑडिट रिस्क साथ रिलेट नहीं कर रहा होता, तो आपने सिर्फ इसको रेलेवेंस की हद तक देखना है कि भाई जो भी बिजनेस रिस्क है उसका मेरे साथ क्या ताल्लुक है। पेपर के अंदर बहुत ही गौर से रिक्वायरमेंट पढ़नी है आपने, देखिए ऑडिट का पेपर फिर से वही बात है, इस तरह का पेपर है कि ये आपको फंसा सकता है, आपको बहुत कुछ आता भी होगा तो खुदा ना खास्ता आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा कि आपने अपनी तरफ से सारा कुछ सही लिखना है, लेकिन मसला क्या हुआ होगा, आपने रिक्वायरमेंट नहीं पढ़ी होगी, आपकी 6 महीने की 5-4 महीने की स्टडीज एक तरफ है, 3 घंटे 15 मिनट की स्टडीज एक तरफ है, ठीक है। मतलब आपने 4-5 महीने बहुत ही अच्छा पढ़ा, लेकिन आप उधर पैनिक कर गए, फारिग हो गया सारा कुछ। मेरे बहुत से दोस्त भी हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ते थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी, लेकिन उधर पैनिक कर जाते थे या उधर पता नहीं पेपर सोल्व नहीं होता था तो नहीं रहते थे। हम लोग भी थे जो बस अल्लाह का शुक्र ही है तो मतलब उधर नहीं करते थे इस तरह पैनिक, ठीक है। देन आपका अच्छा, अब वो 3 घंटे 15 मिनट एक तरफ है, और जो 25-30-40 मिनट आपने रिक्वायरमेंट के ऊपर लगाने हैं ना, वो भाई एक तरफ है। अगर रिक्वायरमेंट गलत होगी तो पूरे 3 घंटे फारिग कर, वो क्या आपने लिखा है, इट डजंट मैटर। तो रिक्वायरमेंट को बड़े गौर से देखना है। अब कई बार बिजनेस रिस्क पूछा होता है, स्टूडेंट ऑडिट रिस्क लिखा था, एग्जामिनर ने अक्सर कहा कि यार ये मतलब बेसिक सी बात है, ये नहीं समझ आती। ऑडिट रिस्क पूछा होता है, बिजनेस रिस्क घुसा देते हैं, तो आपने बिजनेस रिस्क लिखते हुए खुद को बिजनेसमैन समझ लेना है, क्लाइंट समझ लेना। ऑडिट रिस्क देखते हुए आपने ऑडिटर नहीं अपने आप को समझना जो कि आप हैं। क्लियर है, चले खैर नीचे आगे इंटरनल कंट्रोल्स के 5 कंपोनेंट्स हैं, आगे जाके चैप्टर में आ जाएंगे, वहां पर इसको डिटेल में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। 5 कंपोनेंट्स बस आपने इसके याद रखने हैं, कौन से हैं, एंटिटीज कंट्रोल एनवायरनमेंट, ठीक है, एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, ये सारी एंटिटी की बातें हो रही हैं, क्योंकि इंटरनल कंट्रोल्स किसके होते हैं, एंटिटी के। इंटरनल कंट्रोल्स को इंप्लीमेंट करना, डिजाइन करना, उसकी ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को मेंटेन करना, ये किसका काम है, क्लाइंट का काम है, ऑडिटर का काम नहीं। ऑडिटर का काम इसको असेस करना है बस जाके, ठीक है। तो इंटरनल कंट्रोल सारा है ही क्लाइंट का,
तो क्लाइंट इसमें सारी 5 की 5 चीज़ें क्लाइंट की होंगी। दोबारा कौन सी एनवायरनमेंट क्लाइंट का, रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्लाइंट का, एंट्रीज प्रोसेस टू मॉनिटर द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल, सिस्टम को मॉनिटर करने का जो तरीकाकार है वो किसका, क्लाइंट का। इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड कम्युनिकेशन किस तरह होनी है क्लाइंट की। कंट्रोल एक्टिविटीज, कौन कौन सी 3 तरह की कंट्रोल एक्टिविटीज हैं, प्रिवेंटिव, डिटेक्टिव एंड करेक्टिव, वो किसकी है, क्लाइंट की। ठीक है। ऑडिटर का यहाँ पर कुछ नहीं, ऑडिटर का काम क्या होता है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल्स लेना, वो हमारा काम है। अब नीचे आ गया एंटिटीज रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। रिस्क असेसमेंट हर कोई इस तरह करता है, आप भी तो जनरल लाइफ में यही करते हैं, एंटिटी कोई अनोखा काम नहीं करने लगी, क्या करने करती है, सबसे पहले वो बिजनेस इसको आइडेंटिफाई करती होगी एंटिटी। ठीक है। फिर वो उसकी सिग्निफिकेंस को देखती है, बड़ा है या छोटा है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस इसका आ गया कि हमारा एक बहुत बड़ा होटल है, ठीक है, और हमारे सामने एक छोटा सा एक ढाबा खुल गया। आपने शायद मूवी भी देखी हो इंडिया की, खैर उसमें तो वो उस छोटे से ढाबे को बहुत बड़ा बिजनेस इसको बना देते हैं, तो डिपेंड करता है चीज़ पे, सर्कमस्टांसेस पे। तो अब एक छोटा सा ढाबा खुल गया है जहाँ पर जाके लोग शायद खाना शाना खाते हैं, तो हो सकता है एक होटल ओनर कहे यार ये तो फिजूल है मेरे लिए, तो कोई छोटी सी बात है, ठीक है, तो उधर कौन जाता है। लेकिन हो सकता है कोई कहे कि यार ये तो बड़ा मसला है कि लोग रहते हैं यहाँ पे, खाते खाते पीते उधर जाके, तो आपको सिग्निफिकेंस को देख लेना है। देन लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस, उसका अकर होने का, उसका वाकई में होने का, मतलब रिस्क तो है ना, देखें रिस्क से मुराद एक्चुअल में तो नहीं ना हुआ अभी, वो तो फ्यूचर में होगा या नहीं होगा। तो असेस लाइकलीहुड ऑफ इट्स अकरेंस से मुराद क्या है कि यार कितने चांसेस हैं इसके होने के। अच्छा, अब एक चीज जो सिग्निफिकेंट भी हो, बड़ी भी हो और होने के चांसेस भी हो, तो भाई खतरनाक बात है ना। और देन उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, एड्रेस उसको किस तरह करेंगे। ठीक है। तो आम लाइफ में भी यार इसी तरह ही होता है, एक एक छोटी से छोटी जगह पर यही होता है कि आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, आगे से अचानक कोई बंदा आता है, आप गाड़ी पे थे, अचानक कोई आता है, आपने वहां पर फौरन सो लेना है इसकी सिग्निफिकेंस के। ठीक है, सिग्निफिकेंस से मुराद क्या है यार, जितनी की मैं स्पीड में हूँ, बंदा कितने पहुंचेगा अगला। ठीक है। देन उसका ये है कि इसके होने के कितने चांस है, मैं ब्रेक लगाऊं तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा, उस हिसाब से फिर एक्शन भी आप उसी तरह लेते हो। ठीक है, कि अगर बिल्कुल करीब है तो फिर आप ब्रेक जोर से लगाते हो, थोड़ा सा दूर है तो स्लो लगाते हो, जनरल सी बात है। तो ये यहाँ पर भी आपका वही है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं। ठीक है जी। देन आपकी बड़ी ही अहम बात आ गई, assertions। देखिए assertions आर एवरीथिंग। assertions आपकी जो है पेपर के अंदर और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, इसी से ही आपका ऑडिट रिस्क निकल रहा है, इसी से ही आपके ऑडिट प्रोसीजर्स निकल रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमें कोई ऑडिट प्रोसीजर लिख कर दे दें, रटे मार लें और ये वो। देखें अगेन इतनी एफर्ट की जरूरत ही नहीं है, स्मार्ट वर्क करें, समझें कॉन्सेप्ट को, समझें। खुद ही आप ऑडिटर है, मतलब इसमें क्या मसला है, आप खुद बना सकते हैं, लेकिन आपको अप्रोच का आइडिया होना चाहिए। अप्रोच को 10-12 क्वेश्चन उस अप्रोच के मुताबिक कर लें, लिटरली आपका इंशाल्लाह इजीली हो जाएगा। इसमें कोई है ही नहीं, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अगर आप उस पर जाएंगे ऑडिट प्रोसीजर, भाई कितने ही रट्टे मार लोगे, बेतहाशा ऑडिट प्रोसीजर है। सेल्स के अलग है, रिसीवेबल्स के अलग है, परचेज के अलग है, पेबल्स के अलग है। ठीक है। फिर आप, अच्छा इसके अंदर भी रेशन वाइज प्रोसीजर्स अलग अलग हैं, आप कितने का आप करोगे यार, स्टॉक के अलग हैं, कैपिटल के अलग हैं, लोन्स नॉन करंट और है, करंट के और हैं, और इस तरह मतलब जितने भी काउंटिंग हेड्स चलते हैं, हर किसी के प्रोसीजर्स हैं, डिफरेंट है प्रोसीजर्स। तो आप उनको याद करने के बजाय अप्रोच याद कर लो ना भाई, अप्रोच तैयार कर लो, 12-15 सवाल करो, आपके हाथ पे सेट हो जाएगी। अप्रोच भी आपको भी बताते हैं, उस पर वैसे मैं एक वीडियो इंशाल्लाह अलग से, जब सेशन एंड होगा अलग से एक बनाऊंगा, क्योंकि 3 एरियाज बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन से, आपका रिस्क, रिस्क को बयान करना, रिस्क को बताना। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आइडेंटिफाई एनी 5 ऑडिट रिस्क या बिजनेस रिस्क, आपने बताना किस तरह है। जैसे ये लिख देंगे कि जी ऑडिट रिस्क किया है, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगी, भाई ये क्या रिस्क है, वो कहता है नहीं, ये मुझे रीजन बताओ इसके पीछे, क्यों आपको लगा ये गोइंग कंसर्न का रिस्क है सर, क्यों लगा जी आपको गोइंग कंसर्न का रिस्क। आपको बताना पड़ेगा ISO 570 के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें, आपको कौन कौन से फैक्टर्स नजर आए हैं जो आप इस नतीजे पर पहुंचे। मतलब रिस्क बनाना है समथिंग बिग। अगर आपको कॉन्सेप्ट है फिर तो ईजी हो जाता है। दूसरा, ऑडिट प्रोसीजर्स आपके लगाने, ऑडिट प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा अहम है। और थर्ड, आपका ओपिनियन बनाना रिपोर्ट के अंदर। तो 3 चीज़ें बहुत अहम है। इंशाल्लाह इसके ऊपर होपफुली एक सेशन कर लेंगे और भी एक लेक्चर भी हो जाए जिस पे क्लियर हो जाए। फिलहाल तो ये हम रिफ्रेशर का कोर्स एंड करेंगे ऐसे ऐसा। चलें जी, assertions के ऊपर आए थे। assertion से मुराद क्या है, देखिए assertion सिंपल सी बात है कि मैनेजमेंट कुछ भी कह रही है, मैनेजमेंट की assertion है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इटसेल्फ वो भी एक assertion ही होती है, लेकिन यहाँ पर उससे हटके हम बात करें, यहाँ पे हम बात करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर कौन सी assertion है। वरना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी एक रिप्रेजेंटेशन है ना, मैनेजमेंट ने तो आपको कहा ये सर सब कुछ बेहतरीन है इसके अंदर, तो होगी उनकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन। अब हम यहाँ पे अलग अलग सेशंस की बात करने लगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मैनेजमेंट कौन कौन सी बातें इंप्लाइडली आपको कह रही होती है। ठीक है।
तो दो तरह से भाई इसको देखते हैं। एक आप देखते हैं क्लासेस ऑफ इवेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस को, आप प्रॉफिट एंड लॉस भी कह सकते हैं, उसकी सेशंस और साथ डिस्क्लोजर्स, और एक अकाउंट बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, मतलब बैलेंस शीट की सेशंस या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन की। ठीक है जी। तो ये नीचे टेबल अगर आप देख लें बुक का, तो उसमें समरी जो बताई हुई है, 6 ही आपकी भाई प्रॉफिट एंड लॉस की है और 6 ही आपकी इधर है। ये आपको इसका व्यर्थ कर लें, आपको याद होनी चाहिए। कुछ चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, जैसे 7 प्रोसीजर्स, वो जो ऊपर भी हमने पढ़े थे, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, आपका एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, रीपरफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, बिल्कुल क्लियर हो। 6 सेशंस ये वाली भी फिंगर टिप्स के ऊपर हो। 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ कोड ऑफ एथिक्स, इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू प्रोफेशनल बिहेवियर याद होना चाहिए। 5 फंडामेंटल थ्रेड्स, वो जो आपके बेसिक थ्रेड्स होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ रिव्यू, एडवोकेसी, फेमिलियरिटी एंड एक और था वो इस तरह का एडवोकेसी थ्रेड। ठीक है, तो ये आपको ये वो भी सारी याद होना चाहिए। ये कुछ चीजें इसके ऊपर तो सेकंड थॉट ही नहीं आनी चाहिए ना माइंड के अंदर, बैठ के सोचना नहीं आपने, या आपने इनको रट्टा नहीं लगाना, इसको आपने इतनी बात देख लेना कि पता होगी कि दीज आर बेसिक थिंग्स। ठीक है, एग्जर्शंस नहीं भूलने भाई, एग्जर्शंस भूलना है मैं समझता हूँ ऑडिट के अंदर गुनाह है, क्योंकि इसी के ऊपर तो सारा कुछ बेस करता है। आज ये एग्जर्शंस आपकी प्रॉफिट एंड लॉस की कौन सी, अकरेंस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी, कट ऑफ, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन। अकरेंस के ऊपर आ जाए, अकर से मुराद है कि यार ये चीज वाकई ही हुई है, जो इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस में लिखा हुआ है, जो इसके पीछे लेजर्स में लिखा हुआ है, वाकई ही ये वाली चीज हुई है। मैनेजमेंट कह रही है आपको कि भाई हमने ऐसे नहीं लिख दिया, ये वाकई हुआ है काम, तो आपने देख लेना कि यार हुआ है कि नहीं हुआ। सेल्स अगर मैनेजमेंट ने कहा कि यार ये 3 मिलियन की सेल लिखी हुई है, देख लें भाई हुई है कि नहीं हुई। मैनेजमेंट आपको अकरेंस की पोजीशन दे रही है, रिप्रेजेंटेशन दे रही है। ठीक है, देन कंप्लीटनेस, मैनेजमेंट आपको ये भी कह रही है कि यार सारा कुछ ही लिख दिया है प्रॉफिट एंड लॉस में, कुछ मिस नहीं हमने किया। कंप्लीटनेस से मतलब ये है कि कोई भी डाटा 1 रुपए की भी चीज को बाहर नहीं पड़ी हुई, सारा कुछ हमने लेजर्स में, ट्रायल बैलेंस में और उसके बाद बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में लिख दिया हुआ है। ठीक है, थैंक यू सर। देन एक्यूरेसी से मुराद क्या है सर, जो भी लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। कैलकुलेशन आप करके देखें, मजा आएगा आपको, बेहतरीन कैलकुलेशन है, एक्यूरेसी है हमारी चीजों के अंदर। ठीक है, कट ऑफ, कट ऑफ से मुराद क्या है, जिस पीरियड का एक्सपेंस था, जिस पीरियड की सेल्स थी, उसी पीरियड के अंदर लिखी हुई है। ठीक है, 30 जून रात 12 बजे के बाद वाली 12 बज के 1 मिनट में भी जो एंट्री होनी थी वो अगले साल में हुई है, इस साल में नहीं हमने की। आप चेक करें जरा, ये आपको मैनेजमेंट कह रही है, आप ऑब्वियसली वो आपको एक्सप्रेसली नहीं बता रही, लेकिन ये एग्जर्शन मौजूद है। जब वो आपके सामने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस फिगर्स वगैरह आएंगे, डिस्क्लोजर्स आए हैं, तो ये बातें लिखी हुई हैं उसके अंदर, इंप्लाइड है बातें। ठीक है, देन क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट ने कहा कि भाई सेल्स अगर मेन सेल्स ही तो ऊपर आई है, अगर अदर इनकम है तो नीचे ही आई है। एक्सपेंसेस को भी हमने बड़ा सही तरह लिखा है, सेलिंग एक्सपेंसेस अलग है, कॉस्ट ऑफ सेल अलग है, एडमिन अलग है, क्लासिफिकेशन। ठीक है, मैनेजमेंट ने आपको कह दिया, आप फिर इसको चेक करेंगे बाद में। प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन भी मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हमने बिल्कुल सही तरह प्रेजेंट किया, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंटेशन हमने दी है, कोई चीजें छुपाई नहीं है, जितना मैक्सिमम डिस्क्लोज करना चाहिए था एज पर रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एएफआरएफ, वो हमने कर दिया हुआ है। तो ये 6 एग्जर्शन, आई गेस आपको रिवीजन में मिलता है क्विकली होनी है, तो आपको समझ आ गई होगी कि ये चीजें हैं क्या। दूसरी तरफ आ गई आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन या अकाउंट बैलेंसेस की एग्जर्शन, वो क्या है, सबसे पहले एग्जिस्टेंस। ये जो बैलेंस लिखा हुआ है एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपको पता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन होती है एज एट, ठीक है, एज एट 30 जून, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है फॉर द ईयर, वो फॉर द ईयर होता है। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कट ऑफ वाली बात भी आती है कि भाई इस पीरियड के साथ रिलेट करती है। बैलेंस शीट के अंदर कट ऑफ इररिलेवेंट बात है ना, क्योंकि उसमें हम क्या करें, 30 जून तक की सारी चीजें पिछले 50 साल से कंपनी चल रही है, 50 सालों से लेकर यहाँ तक जितनी भी चेंजेस आई हैं वो सारी की सारी इसमें लिखी हुई है, तो वहां पर कट ऑफ आप नहीं लगा सकते, क्योंकि आपको इतना पीछे तो जाना पड़ेगा ना ऑब्वियसली। यहाँ पे आप कट ऑफ लगा सकते हैं, क्योंकि 1 जुलाई से 30 जून सिर्फ 1 साल होता है प्रॉफिट एंड लॉस के केस में। बात आई समझ। यहाँ पर आप एग्जिस्टेंस देखेंगे पहले तो, कि वाकई चीजें एग्जिस्ट करती हैं, पड़ी भी हुई हैं, स्टॉक लिखा हुआ है, भाई चेक भी तो करो। फिक्स एसेट इतने ज्यादा पड़े हुए हैं तो जाकर देखें पड़े भी हुए हैं कि नहीं, इंस्पेक्ट करें उनको। राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आपने देखने हैं कि राइट्स होते हैं एसेट्स के ऊपर, ऑब्लिगेशन होती है लायबिलिटी के ऊपर। क्या ये क्लाइंट की ही लायबिलिटीज हैं, क्या ये क्लाइंट का ही एसेट है, क्लाइंट के नाम की इनवॉइस है, ये आपने देख लेना है। गाड़ियां लिखी हुई हैं, भाई देखें तो सही ना कि क्या वाकई क्लाइंट की ही गाड़ियां हैं या उनके डायरेक्टर्स वगैरह के नाम पे तो नहीं है कहीं। ठीक है, कंप्लीटनेस वही जो उधर था इधर भी आ गया। एक्यूरेसी, वैल्यूएशन एंड एलोकेशन, एक्यूरेसी वही ठीक तरह है। वैल्यूएशन से मुराद गया है कि इनकी जो वैल्यू लिखी हुई है वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब वैल्यू में आपको पता है कि जैसे स्टॉक के अंदर ये अक्सर मसला आ जाता है कि लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होनी चाहिए आपकी वैल्यू। ठीक है, अब अक्सर आपकी एनआरवी डाउन हो जाती है, एक्सपायर्ड हो जाती है प्रोडक्ट्स या ऑब्सोलीट हो जाती है, कोई खरीदता नहीं है तो सेलिंग प्राइस कम हो जाती है, एनआरवी कम होगी, लेकिन खरीदी महंगी होती है, भले आपने तो आप कॉस्ट के ऊपर लेकर आ रहे होते हो, विच इज रॉन्ग।
ठीक है, तो आपकी कौन सी एजम्पशन खराब होती है, वैल्यूएशन की एजम्पशन खराब होगी। एलोकेशन से मुराद क्या है कि जहां पर चीज जो एलोकेट होनी चाहिए थी जिस हेड के अंदर, क्या वहां पर ही एलोकेट हुई है या नहीं हुई। तो ये भी आप अक्सर गलती कर देते हैं, जिससे उसकी वैल्यूएशन भी खराब होती है। मिसाल के तौर पर बोरिंग कॉस्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा IS 23, वो क्या कहता है कि अगर आपने बोरिंग कॉस्ट मतलब कोई इंटरेस्ट वगैरह लिया है और वो इंटरेस्ट आपका लग रहा है, कर्जा लग रहा है क्वालिफाइंग एसेट के ऊपर, तो देन आपने क्या करना, उस इंटरेस्ट की अमाउंट को कैपिटलाइज कर देना, उसके अंदर मतलब जमा करके एसेट की अमाउंट बढ़ जाएगी। एलोकेट इस तरह आपने करना है, आप तो उस तरह नहीं कर रहे, तो ये भी गलती, ऑब्वियसली वैल्यूएशन भी इससे खराब हो जाएगी आपकी। और इस तरह की चीज़ें भी आ सकती हैं। डेप्रिसिएशन को आपने दो तीन जगह पे एलोकेट करना है कि कॉस्ट से हमें इतनी जाएगी, उधर इतनी जाएगी, लेकिन आप अपने रेशोज को मेंटेन करने के लिए, बैंक को दिखाने के लिए आप उसको गलत कर रहे हो, तो ये भी गलत है। क्लासिफिकेशन प्रेजेंटेशन वही चीज़ें हैं कि जो चीज़ जहाँ पे आनी है वहाँ पर ही आएगी। जैसे अक्सर लोन पेबल ऑन डिमांड जो होता है वो अक्सर हमारे नॉन करंट में लिखा होता है, ठीक है। तो पेबल ऑन डिमांड से मुराद क्या है भाई, वो अगले सेकंड में मांग सकता है, इधर आप एंट्री कर रहे हो, फौरन गए कॉल के साथ बात वापस करो, तो फिर आप क्या करेंगे, करंट है नॉन करंट है, ऑब्वियसली करंट है। तो ये मसाइल आ सकते हैं। प्रेजेंटेशन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या प्रेजेंट आपने किया है, ट्रू एंड फेयर प्रेजेंट किया है, ये चीज़ इधर आ जाएगी। क्लियर है जी। अच्छा, अब होता पता क्या है, अक्सर औकात ये होता है कि एक एजेशन ही हिट हो रही होती है सिर्फ, या दो सिर्फ हो रही होती है, सारी की सारी एजेशन का इफेक्ट ही नहीं होता इवेंट का, या आपने ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म करने होते हैं वो आपने हर एजेशन के परफॉर्म करने हैं। मतलब रेवेन्यू है तो रेवेन्यू के ऊपर छः एजेशन देखनी है, एक्सपेंस है कोई भी छः की छः एजेशन देखनी, स्टॉक के ऊपर ये छः एजेशन देखनी है, पीपी है उसके ऊपर छः एजेशन, आपने हर एजेशन के अगेंस्ट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑर्डर एविडेंस लेना है। और कई बार ये होता है कि 5 एजेशन हो गई है भाई, एक नहीं हुई, तो क्या करें। जैसे आप समझ लें कि स्टॉक टेक पे आप स्टॉक कर ही नहीं सके, 30 जून को ईयर एंड हुआ, लेकिन आप आए हैं 2-2.5 महीने बाद आपको अपॉइंट किया गया है, और जेन्युइन रीजन थी, मतलब पिछले ने नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आपको फर्स्ट ईयर था फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइम ऑडिट होना था और उन्होंने लेट आपको अपॉइंट कर दिया। अब देखिए, आपने देखा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, राइट्स उसी के हैं भाई, सारी इनवॉइसेस उसके नाम की, परचेज जब आपने देखी, कंप्लीटनेस भी आपको नजर आ गई, ठीक है चीज की, एक्यूरेसी वैल्यूएशन भी आपको स्टॉक की बिल्कुल ठीक नजर आई है, क्लासिफिकेशन, लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं यार वेरीफाई हो सकी, थे ही नहीं वहाँ पे मौजूद, कहाँ से कर लेते, पड़ा हुआ देखा ही नहीं हमने स्टॉक। तो अब देखें, एक चीज का मसला है ना, बाकियों पर नहीं है मसला, तो आप जो क्वालिफिकेशन इसके ऊपर लगाओगे वो भी एक एग्जेशन की लगाओगे कि भाई हम एग्जिस्टेंस उसकी नहीं वेरीफाई कर सके, बाकी चीज़ें तो भाई बेहतरीन है, सब कुछ सही है, और कई चीज़ों में ज़्यादा भी एग्जिस्टेंस हो सकती है, ठीक है। कई बार चीज़ है ही नहीं, मौजूद ही कुछ भी एविडेंस नहीं मिल रहा, तो हो सकता है सारी की सारी हो जाए, ना वो डिस्क्लोजर उसका दिया हुआ है, ना कोई नजर आ रही चीज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ठीक है। अब उन्होंने नीचे एग्जाम्पल दी हुई है कि आप अपना नॉलेज अप्लाई करते हुए इनको थोड़ा सा बताएं, तो आपने अपना नॉलेज करना है अप्लाई, ठीक है। नेक्स्ट आने रिस्क एंड रियलिटी लेक्चर, ऑब्वियसली आज का थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि चैप्टर आपका मैंने बताया सेकंड लार्जेस्ट चैप्टर है बुक का, तो और बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो उनको हमें डिस्कस करना है। अब रिस्क आपका दो लेवल पे होता है, एक होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे, वो ये ऐसा रिस्क है जो थोड़ा परवेसिव लेवल का, जो काफ़ी ज़्यादा एजम्पशंस को हिट करता है। मिसाल के तौर पर गोइंग कंसर्न एजम्पशन ही गलत है, ये एफएस लेवल का रिस्क है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंसेस ठीक नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क है, क्योंकि अगले बैलेंसेस चाहे सही भी हो लेकिन बैलेंस शीट फिर भी गलत होनी है, क्यों, क्योंकि आपके ओपनिंग बैलेंसेस गलत है, तो ये एफएस लेवल का रिस्क है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क जो ज्यादा ट्रांजैक्शंस को हिट करता है, और एजर्शन लेवल का रिस्क जो किसी स्पेसिफिक एजर्शन को उसको हिट कर रहा हो, किस उससे रिलेट कर रहा हो, उसको आप एजर्शन लेवल का रिस्क बोलेंगे, ठीक है। इसमें भी डॉक्यूमेंटेशन की बात आई तो वो जनरल है। 320 पे आ जाइए, ऐसा 320 मटीरियलिटी। देखिए मटीरियलिटी बहुत अहम है, आपने ऑडिट स्टार्ट करने से पहले ही डिसाइड कर लेना है कि भाई आप किन चीज़ों को देखेंगे, किन चीज़ों को इग्नोर करेंगे, किन चीज़ों को कम इंपॉर्टेंस देंगे, किन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, और किसकी बेस पर आप अपना ओपिनियन मॉडिफाई वगैरह भी करेंगे एट दी एंड। तो आपने सारा कुछ पहले से सोचना है, ठीक है। अब मटीरियलिटी की यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह दी हुई है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, आपने पढ़ी होगी ऑलरेडी, ठीक है। आपने बेसिकली मटेरियल को डिटरमिन करना है। अब यहाँ पर वर्ड कैलकुलेट नहीं लिखता, कैलकुलेट नहीं करना है, वो कहते हैं डिटरमिन करना है, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन तो होती है ना क्वांटिटेटिव फिगर्स की, लेकिन कई बार चीज क्वांटिटेटिवली इमटेरियल होती है, कोई अहम नहीं होती, लेकिन क्वालिटेटिवली बड़ी मटेरियल होती है। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि कई बार आप किसी लॉ की नॉन कंप्लाइंस कर रहे हो सकता है फाइन तो बहुत थोड़ा उसका, लेकिन भाई पनिशमेंट तगड़ी हो सकती है। अक्सर आपको पता है कोई कानून के अंदर लिखा है 2 साल की सजा या 50,000 जुर्माना। अब मतलब कि अगर आप बंदे को ऑप्शन दोगे या 2 साल जेल में जाओगे, 50,000 दोगे, ऑब्वियसली वो बेचारा 50,000 देगा, जान छुड़वा लेगा। मतलब कई बार इतनी डिस्प्रपोर्शनेटली होती है आपकी जो पनिशमेंट्स हैं,
ठीक है? तो आपने फाइन के बेस पर या क्वांटिटेटिवली नहीं आपने फिर उसको देना। आपने देना है जैसे रिप्यूट कितनी खराब होगी, डैमेज कितना आएगा क्लाइंट को, आपने उस हिसाब से उसकी मटेरियलिटी देनी है। बात आ रही है समझ? और बेसिकली देखिए मटेरियलिटी आपने देखनी होती है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एंगल से, यार उनके लिए क्या चीज़ मटेरियल है। ठीक है? तो मटेरियलिटी का ये बड़ा ही ज़बरदस्त बुक के अंदर उन्होंने बनाया हुआ है, 5 स्टेप मॉडल आपको एक बताया, बहुत अच्छा है वैसे मॉडल बताया आपको। अगर आप इस तरतीब में सोचेंगे तो इंशाल्लाह आप ईज़िली पहुँच जाएँगे अपनी सही मटेरियलिटी पे। सबसे पहले आपने क्या करना, ओनरशिप को अंडरस्टैंड करें और यूजर्स देखें कौन से हैं। पहले तो देखें यार इसकी ओनरशिप में कौन है, गवर्नमेंट की तो नहीं है। गवर्नमेंट की अब आपको पता है पब्लिक सेक्टर होती है, उसके यूजर्स भी गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट को कोई इंटरेस्ट नहीं है रेवेन्यू के अंदर, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज क्या होती हैं, एनपीओज होती हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। तो वहां पर देखें बड़ा पॉइंट आपको मिल जाएगा कि यार ये तो रेवेन्यू के अंदर तो या प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्टेड ही नहीं है। ठीक है? लेकिन दूसरी तरफ अगर आप लिस्टेड कंपनी या यूजर्स भी बेतहाशा हैं, वो इन्वेस्ट सिर्फ इसलिए करते हैं कि हमें प्रॉफिट मिले, तो वहाँ पर थोड़ा सा और आपकी वो मटेरियलिटी बदल जाएगी। देन डिटरमिन द एलिमेंट्स ऑफ एफएस। एलिमेंट्स देखिए भाई कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। एलिमेंट्स में आप वही कि एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल वगैरह, उसको आप थोड़ा सा देखें वो आपके कौन कौन से आ रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, क्योंकि उन्हीं की बेस पर करना ना, हो सकता है कि क्लाइंट का फर्स्ट ईयर रेवेन्यू है ही नहीं तो वो निकल गया वो वाला इनकम का आपका एलिमेंट। ठीक, देन आइडेंटिफाई द बेंचमार्क। अब उन्हीं 5 एलिमेंट, 5 ही होते हैं ना एलिमेंट्स आपके, इनकम एक्सपेंस और उधर से बैलेंस शीट में जाके एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी। ठीक है, 5 होते हैं। अब उन्हीं 5 में से फिर आपने मोस्ट रेलेवेंट बेंचमार्क ढूंढ लेना है कि ऐसा बेंचमार्क जिसके अंदर क्लाइंट के यूजर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, वो बेंचमार्क आ गया, फिर आपने अप्रोप्रिएट परसेंटेज अप्लाई करनी है। अच्छा, आपकी परसेंटेज ना इजी वे तो यही है जो इन्होंने बताया हुआ है। पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन आएगा, आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। एक तो ये है कि आप प्रोफेशनल लेवल पर अप्लाई करें, लेकिन ऑब्वियसली अभी आप उस प्रोफेशनल लेवल पर नहीं है तो आप रहने दें अप्लाई करने से। आपके पास दूसरा हल होगा ये, क्योंकि प्रैक्टिकल चीज़ यही है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स है तो 5% ले लें उसका, वो मटेरियलिटी है, रेवेन्यू है तो 1 to 5%, इसमें से मतलब आप ये फिगर्स आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आप इसकी रीज़न क्या दे दोगे कि एज गाइडेड बाय आइजा 320 मटेरियलिटी, तो उसके मुताबिक हम ये चीज़ करने लगे हैं। तो आपको ऑब्वियसली बीच में रैशनलाइजेशन भी आ जाएगी कि आपने उसका सहारा लेते हुए किया। लेकिन इससे पहले कि आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही क्यों चूज़ किया, ये भैया आपने बताना है। पेपर के अंदर भी आएगा, आपने बताना है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही क्यों यूज़ किया, एसेट क्यों नहीं आपने कर लिया, एक्सपेंसेस क्यों नहीं सोचे। तो आपने इसके पीछे भी बताना है कि सर ये भी इन्होंने गाइड किया हुआ है यहाँ पर वैसे कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स आमतौर पे कौन करता है, रेवेन्यू कौन करता है, कैश फ्लो। ये देखें, इनको याद करने की ऐसी जरूरत नहीं है। करना चाहे तो आप कर लें, अगर आप अपने नन्हे से दिमाग के ऊपर जोर डालना चाहते हैं तो कर लें। अदरवाइज आप लॉजिकली चीज़ों को सोचेंगे तो आपके सामने भी हो जाएगी कि यार एक लिस्टेड कंपनी का बंदा डायरेक्ट प्रॉफिट के अंदर इंटरेस्टेड है। ठीक है, और एक एनपीओ जिसके अंदर प्रॉफिट है ही नहीं, वो फिर रेवेन्यू वगैरह के अंदर इंटरेस्टेड हो जाता है, या एक्सपेंसेस के अंदर वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, या एक्सपेंस वगैरह कितने हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब वो परसेंटेज आप अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई करके उसके साथ, मतलब आपने 5% ऑफ पीपीटी लिया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो आपने उसको किया और आपके सामने एक अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, मटेरियलिटी के अंदर आपने एक बात का बहुत ख्याल रखना है, मटेरियलिटी जो निकालते हैं ना वो आपने निकालनी है रूटीन बिजनेस की। रूटीन बिजनेस से मुराद क्या है कि जो आमतौर पर बिजनेस चलता है। अगर कोई वन ऑफ कोई अलग से बीच में असाइनमेंट आ गई है, कॉन्ट्रैक्ट आ गया, उसको आपने एक्सक्लूड कर देना है। मिसाल के तौर पे अगर आपका हर साल का रेवेन्यू 400 मिलियन है, लेकिन एक साल मतलब पहले 3 सालों में 400 मिलियन था, एक साल में आपका जाके 950 मिलियन हो गया। अब आपने वजह पूछी 950 क्यों है, तो उन्होंने कहा कि जी इस साल में 500 साढ़े 500 600 मिलियन का गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आया था। अच्छा, आपने कहा कि दोबारा आने का चांस है, उन्होंने कहा नहीं बस एक ही बार आया था, अब ना दोबारा आना ना पहले कभी आया। तो अब देखें, उसको आप एक्सक्लूड कर दें, रेवेन्यू में से भी एक्सक्लूड कर दें, उसकी जो कॉस्ट ऑफ सेल है उसको भी एक्सक्लूड कर दें, बिकॉज दैट इज नॉट अ रूटीन बिजनेस, रूटीन नहीं है। यूजर जो है वो तो उन बेचारों के लिए मटेरियल चीज तो वो है जो आमतौर पे रोज ही होती है। अगर कोई वन ऑफ एक काम हो गया तो वो तो उनके लिए मटेरियल नहीं है। अगर आपने उसकी बेस में मटेरियल निकाली, वो अगली बार भी आस लगा के बैठे होंगे, शायद इस बार भी 950 1000 मिलियन के करीब हो रेवेन्यू, लेकिन आमतौर पर आपका एवरेज रेवेन्यू 400 450 मिलियन होता है। बात आई है समझ? तो आपने रूटीन बिजनेस की बात करनी है। ठीक है, उसमें से आपने मटेरियल लेनी है। देन उसके बाद परफॉर्मेंस मटेरियलिटी है। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होती क्या है ताकि उसको समझ लें। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से मुराद है कि जी ऑडिटर ये कहता है कि यार अगर फॉर एग्जांपल मैंने 10 मिलियन प्लानिंग मटेरियलिटी रखी है, ओवरऑल मटेरियलिटी, तो एक तरीका ये है कि मैं 10 मिलियन की जब ऑब्जर्वेशन हो जाए इंडिविजुअल या एग्रीगेट, आपको पता है ना अनकरेक्टेड मटेरियल स्टेटमेंट, चाहे वो इंडिविजुअल हो या इन एग्रीगेट हो, वो 10 मिलियन की हो जाए फिर ही जाकर मैं ऑब्जर्वेशन लगाऊँ या क्वालिफिकेशन लगाऊँ। दूसरी अप्रोच क्या है कि यार उसको होने से पहले ही मैं थोड़ा सा अलर्ट हो जाऊँ। ठीक है, माइलस्टोन मैं वो रख लूँ, एक बेंचमार्क वो रख लूँ कि यार अगर मैं यहाँ तक ही पहुँच गया तो मैंने दोबारा से अपनी रिस्क असेसमेंट भी रिवाइज करनी है, मैंने थोड़ा ज़्यादा अलर्ट भी हो जाना है कि यार ये तो मेरी ओवरऑल मटेरियलिटी के करीब चीज़ें पहुँच रही हैं।
तो फॉर एग्जाम्पल 10 मिलियन के करीब आप 75% कर लेंगे, जैसे 7.5 मिलियन होगा, 7.5 मिलियन या 7 मिलियन हो जाएगा, वो भी आपकी प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर अप्लाई करता है। ये आपको उन्होंने बताई हुई है रीजंस, ठीक है, कि क्लाइंट की अंडरस्टैंडिंग आपकी किस तरह की है, आपकी मिसस्टेटमेंट की नेचर एक्सटेंट किस तरह की है, मतलब आपको लग रहा है कि यार और मिसस्टेटमेंट्स निकलेंगे इस तरह की, तो इस बेस पर आपने कोई परसेंटेज डिसाइड किया, आपने कहा यार 10 मिलियन तो चलो हो गया, तो सीरीज की क्वालिफिकेशन की है ना, ठीक है, लेकिन उससे पहले अगर 7 मिलियन तक भी आ गया तो मैंने मजीद अलर्ट हो जाना है, हो सकता है मुझे रिस्क असेसमेंट रिवाइज करनी पड़ जाए, ठीक है। तो ये इसको परफॉर्मेंस मटेरियलिटी कहते हैं। देन आपका एक ट्रिवियल थ्रेशोल्ड होता है। ट्रिवियल थ्रेशोल्ड से मुराद ये होता है कि यार ये तो इतनी कम अमाउंट है, इससे मुझे देखना ही कुछ नहीं है, इग्नोर करें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप परफॉर्मेंस मटेरियलिटी का 20-30% या 50% ले लेते हैं, यार इससे नीचे वाली अमाउंट मैंने नहीं देखनी, ठीक है, तो उसको आप ट्रिवियल थ्रेशोल्ड कहेंगे। तो आमतौर पर फिर 3 तरह की आपकी मटेरियलिटीज हो जाती हैं। एक होती है ओवरऑल मटेरियलिटी, जिसको प्लानिंग मटेरियलिटी बोला जाता है। एक होती है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी विच इज लोअर देन ओवरऑल मटेरियलिटी, और एक होता है ट्रिवियल थ्रेशोल्ड, मतलब इससे नीचे वाली अमाउंट देखनी ही नहीं है, ठीक है। ट्रिवियल थ्रेशोल्ड से ऊपर ऊपर बस देते हैं, क्लियर है बात। तो ये सारी मटेरियलिटी आपको बाकी 3-4 जगहों पे हेल्प करती है, वो यही है कि प्लानिंग में भी हेल्प कर देती है, कौन कौन से एरियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पता चल जाता है। एग्जीक्यूशन के अंदर ज़ाहिर है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है कि जो ज़्यादा मटेरियल एरियाज है वहाँ पे आप ज़्यादा सैम्पलिंग करते हो, ज़्यादा अपना फोकस करते हो। कंक्लूडिंग के अंदर तो करना ही करना है, क्योंकि अनकरेक्टेड स्टेटमेंट आगे सामने आ जाएगी, उनके ऊपर क्वालिफिकेशन लगनी है, एडवर्स लगना है, डिस्क्लेमर लगना है, जो भी आज 700 सीरीज के मुताबिक वो आपने इस मटेरियलिटी के अमाउंट की बेस पर ही डिसाइड करना होता है, ठीक है। अच्छा, कई बार ये होता है कि किसी आप स्पेसिफिक बैलेंस या स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन की मटेरियलिटी अलग भी रख सकते हो, मतलब आप ये कह सकते हो कि ओवरऑल तो मेरी ये मटेरियलिटी है, लेकिन फ्ला अकाउंट है उसके नज़र में हर चीज़ ही मटेरियल। जैसे लीगल एक्सपेंसेस की बात हुई थी कि भाई वैसे तो मैं ट्रिवियल थ्रेशोल्ड मैंने रखा हुआ है कि मैं 1 लाख से नीचे वाली ट्रांजेक्शन को देखना ही नहीं है, लेकिन यहाँ एक्सपेंस के केस में इवन अगर 10 रुपये वाली भी ट्रांजेक्शन है तो मैंने देखनी है। तो आप ये कर सकते हो अगर आप कोई स्पेसिफिक एरिया के ऊपर ज़्यादा आप फोकस करना चाह रहे हो। और सेकेंडली वो बात जो थी कि क्वालिटेटिवली मटेरियल भी होती हैं चीज़ें, जैसे लीगल या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की नॉन कंप्लायंस है, रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन है, ठीक है, आपके डायरेक्टर्स वगैरह के साथ ट्रांजेक्शन है, गोइंग कंसर्न का मसला, चाहे वो छोटा सा भी हो, आपने बस उसको जरूर कंसीडर जरूर करना है, दैट माइट बी मटेरियल। तो ये सारी आपकी मटेरियलिटी का था, इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, इनको आपने देख लेना, ठीक है जी। चलें, अब नेक्स्ट अब आपका आ गया जी आइजा 330। 330 आपका ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क के ऊपर बात होती है। रिस्क बेस्ड अप्रोच पे ऑब्वियसली हम लोग चलते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा रिस्क होगा वहाँ पर हमारा फोकस भी ज़्यादा है, सैम्पलिंग ज़्यादा है, आपकी एक्सटेंट ऑफ वर्क ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो जहाँ पर कम रिस्क है उसको हम उस हिसाब से देखते हैं। इसको हम कहते हैं रिस्क मैपिंग। आप रिस्क को मैप कर लेते हो स्टार्ट में, प्लानिंग स्टेज पर, कि यार फ्ला रिस्क है, इसका सिग्निफिकेंस कितनी है, इसका लाइवलीहुड कितना है अकर होने का, ठीक है, और आप इसके ऊपर किस तरह के एक्शंस परफॉर्म करेंगे। जिस तरह मतलब कि मैंने अभी ऊपर जब हमने पढ़ा था कि क्लाइंट का रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ये होता है कि आइडेंटिफाई करता है, सिग्निफिकेंस देखता है, अकरेंस का लाइक्लीहुड देखता है, एक्शन देखता है। मैंने तभी आपको कहा था कि हम भी अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर भी यही कुछ करते हैं, तो ऑडिटर भी यही करेगा ना। ऑडिटर क्या करेगा, अपने ऑडिट रिस्क लिख लेगा, यार फला फला ऑडिट रिस्क है मेरे, अच्छा ये कितना चांस है इसके होने का, अकरेंस का क्या चांस है, और आगे फिर आपका एक्शंस क्या होंगे, ठीक है। तो उसी के हिसाब से फिर आपने उसको रिस्पॉन्स भी करना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पर रिस्क भी हो सकते हैं, जेशन लेवल पर भी रिस्क हो सकते हैं। तो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का रिस्क ऑब्वियसली बड़े लेवल का रिस्क होता है, उसमें आपने थोड़ा अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म को मजीद बढ़ा लें, एक्सपर्ट्स को इन्वॉल्व करने की कोशिश करें, मोर एक्सपीरियंस स्टाफ आप वहाँ पर लगाएं, ठीक है, ज़्यादा सुपरवाइज करें, ज़्यादा अच्छे से डायरेक्ट करें, ठीक है। ये चीज़ें आप एफ एस लेवल पर, जबकि आपका जो जेशन लेवल है उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप अपना पहले तो रिस्क वगैरह उसी को असेस करें, उसके ऊपर कौन कौन सी एग्जर्शंस हिट हो रही हैं, जो खराब हो रही हैं, जिनके ऊपर काम किया जा सकता है, उसको एग्जर्शन को लें, उस एग्जर्शन के ऊपर स्पेसिफिकली फिर आपने प्रोसीजर्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। इसके ऊपर वही दोबारा ये बात, तो मैं इंशाल्लाह अलग से एक सेशन इस पे रिकॉर्ड करूंगा, ताकि आप लोग, और ये मैं साथ आपको करके भी दिखाऊंगा स्क्रीन पे, ताकि आप लोग रिस्क असेसमेंट ठीक तरीके से कर सकें, ठीक है। अब रिस्क मॉडल क्या है? रिस्क मॉडल देखें, सिंपल बात है कि आपका जो ऑडिट रिस्क है दैट इज फंक्शन ऑफ 3 रिस्क। 3 रिस्क का फंक्शन है ये, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड आपका जो है डिटेक्शन रिस्क, ठीक है। ऑडिट रिस्क इन तीनों रिस्क को मिला के बनता है, ये तीनों ही आपस में लिंक्ड है, और ये मिल मिला के क्या करते हैं, ऑडिट रिस्क बनाते हैं। अब ऑडिट रिस्क के अंदर ये 3 बताए, इनहेरेंट, कंट्रोल एंड आपका डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, दीज बोथ आर क्लाइंट रिस्क,
ये क्लाइंट के हाथ में होते हैं। इनहेरेंट से मुराद तो हो गया ना जो खत्म नहीं हो सकता, एम्बेडेड है, नेचुरल है, वो नहीं खत्म हो सकता रिस्क। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपकी कंपनी है ही इस तरह की कि उसके अंदर ये रिस्क आना है, उसकी नेचर इस तरह की है। लेट्स से पाकिस्तान की अगर आप सूरत हाल देखें तो उसके अंदर डॉलर रेट की फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है। तो जो कंपनीज इंपोर्ट बिजनेस के अंदर है, इंपोर्ट करती है, वो इनहेरेंट रिस्क है यार उनके लिए कि डॉलर आपका जो करेंसी की फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे होनी ही होनी है, वो तो नहीं कंट्रोल कर सकते उसको। ठीक है, हेजिंग वगैरह होती है, ऑब्वियसली आपने शायद पढ़ी हो या पढ़ लेंगे, वो आप कर लेते हैं, लेकिन स्टिल रिस्क तो है। रिस्क को वहाँ पर आप कम कर सकते हैं, रिस्क खत्म नहीं हो सकता। ठीक है, तो इनहेरेंट रिस्क मौजूद रहता है, इसलिए क्लाइंट का ही रिस्क है, ऑडिटर इसको नहीं कम कर सकता, इवन क्लाइंट इसको कम नहीं कर सकता। ठीक है, सिवाय कुछ चीज़ों के। देन आगे कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क से मुराद है इंटरनल कंट्रोल्स भी है। ठीक है, इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो कोई फाइनेंशियल रिस्क है, कोई बिजनेस रिस्क है, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से उसका इफेक्ट आ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो ये कंट्रोल रिस्क है। अब ये भी किसके हाथ में है? क्लाइंट के हाथ में। क्लाइंट ने बनाने हैं ना अपने कंट्रोल्स अच्छे करें, कंट्रोल्स के अंदर मजीद इंप्रूवमेंट्स लेकर आए। ऑडिटर ने तो सिंपल जाके वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग लेनी है कंट्रोल की, और उनको क्या करना है, टेस्ट कर लेना है। ठीक है, ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस को, कंट्रोल रिस्क को हम जो है सिर्फ मतलब ये दोनों रिस्क को हम असेस करेंगे, इनहेरेंट रिस्क कितना है, कंट्रोल रिस्क कितना है, लेकिन हम इसको कम नहीं कर सकते। हम फिर क्या कर सकते हैं? डिटेक्शन रिस्क। अच्छा, डिटेक्शन रिस्क से मुराद है डिटेक्ट करने का रिस्क। मुझे बीइंग एन ऑडिटर लग रहा है कि यार कोई ना कोई मिस स्टेटमेंट, कोई ना कोई चीज़ मेरे से मिस हो जानी है, मेरे से रह जानी है, ये मेरा डिटेक्शन डिटेक्शन रिस्क है। यार कोई ऐसा पॉइंट रह जाना है जो मैं डिटेक्ट ना कर पाऊँ, कोई ऐसी ऑब्जर्वेशन, कोई ऐसी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, दिस इज माय डिटेक्शन रिस्क। अब ये किसके हाथ में है? ये ऑडिटर के हाथ में है। ठीक, अब इसमें भी कुछ चीज़ें होती हैं इनहेरेंट, वो नहीं सही हो सकती, लेकिन स्टिल ये हमारे कंट्रोल के अंदर है चीज़, हमें करना पड़ेगा। अब देखें, ये बात बड़ी गौर से समझें। हर क्लाइंट के लिए आपका ऑडिट रिस्क डिफरेंट हो सकता है। आपकी एक एक्सेप्टेबल लिमिट होती है, रिस्क एपेटाइट जिसको बोला जाता है, कि भाई इतना रिस्क लेने को मैं तैयार हूँ। ठीक है, तो वो हर क्लाइंट के लिए आपका डिफरेंट होगा, और ये आपका होता है आपके क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर आइजा 220 के मुताबिक। आपने अपना कोई क्वालिटी कंट्रोल मैनुअल भी बनाया होगा अपनी फॉर्म का, उसमें आपने मेंशन किया हुआ है हम किस हद तक रिस्क लेते हैं, किस रिस्क को हम लो रिस्क समझते हैं, कौन सा एक्सेप्टेबल लेवल है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल आपका जो एक्सेप्टेबल लेवल था वो फॉर एग्जाम्पल 10% था। ठीक है, लेकिन इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क इतने ज्यादा हैं कि आपका थोड़ा सा डिटेक्शन रिस्क मिलकर भी है, बेसिकली मल्टीप्लाई करके आपने फिगर्स ही निकालनी होती है कि आपका जो है वो 12 13 या 15% बन रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम आए, इधर एक उन्होंने ना एग्जांपल्स भी की हुई है ये नीचे जाके। ठीक है, इसमें इन्होंने डिटेक्शन रिस्क निकाला हुआ है कि 25% है। क्यों? क्योंकि इनहेरेंट रिस्क हमारा 50% है, कंट्रोल रिस्क हमारा 80% है, और ऑडिट रिस्क हमारा, ये बेसिकली कोई उन्होंने फैसला किया है। लेकिन आप लेट्स अज्यूम कि आपको पहले पता है डिटेक्शन आपका सॉरी आप 10% ऑडिट रिस्क रखना चाह रहे हैं। ठीक है, कि इससे ऊपर ना जाए, लेकिन आप उधर जाते हैं तो कंट्रोल रिस्क आपका फॉर एग्जाम्पल 90% है, आपका इनहेरेंट रिस्क लेट्स से 60% है, तो ऑब्वियसली डिटेक्शन रिस्क फिर आपका 25% से ज़्यादा होगा, फिर जाके आपका वो उसके मुताबिक बनेगा। ठीक है, अब आपने कोशिश ये करनी है, सिंपल आप फिगर सामने रख के इसको कर लें कि भाई ऑडिट रिस्क अगर मेरा 10% है तो इस इक्वेशन को मैं इस तरह से सेट करूं कि मेरा डिटेक्शन रिस्क जो है एडजस्ट हो जाए मेरे ऑडिट रिस्क के हिसाब से, ताकि मेरा ऑडिट रिस्क 10% पे आ जाए। अच्छा, अब कई बार ये होता है कि आपको फिर डिटेक्शन रिस्क बहुत ही कम करना पड़ेगा। लेट्स से आपके इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क बहुत ही ज़्यादा है, और आपका ऑडिट रिस्क 10 या 15 या वट एवर इट इज, वो इतने परसेंट है। अब वहां तक लाने के लिए आपको डिटेक्शन इसको इतना ज्यादा कम करना पड़ता है जो ह्यूमनली इम्पॉसिबल हो जाता है। मतलब वो बिल्कुल 1% हो जाए, 2% हो, इतना नहीं होता यार, इतना कम कैसे कर सकते? इसका मतलब है कि आप एक एक चीज को चेक करेंगे, आपने सैम्पलिंग करनी है, उसके अंदर चीजें रह भी जाती है डिटेक्ट होने से। तो इसका मतलब है कि आप इतना, अब यहाँ पे फिर आप डिसाइड करते हो कि यार क्योंकि ब्लैंक स्टेट पर हो रहा है या ये तो बहुत ही ज्यादा रिस्की हो गया क्लाइंट, तो क्या आप इसको कंटिन्यू भी करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते? बात आ रही समझ? तो इसलिए ऑडिट रिस्क बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपने उसको निकालना है। बाकी इनहेरेंट और कंट्रोल वगैरह की बातें उसने मेंशन की हुई हैं, जनरल सी हैं। एग्जाम टेक्निक वही है कि आपने भाई जो है अजर्शन देखनी है, कौन सी अजर्शन को आपको लग रहा है कि वहां पर रिस्क मौजूद है, अजर्शन के हवाले से देखें। क्वेश्चन जब आपको इसका आएगा दो तरह के आते हैं, एक तो होता है नैरेटिव क्वेश्चन आ जाएगा, मतलब सिर्फ बातें लिखी होंगी और आपको आ जाएगा कि और रिस्क निकालना है इसमें से।
ठीक है, और एक होता है कि आपके सामने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आ जाएंगे, उसका एक्सट्रैक्ट आ जाएगा बैलेंस शीट का, पी एन एल का। मेरे नज़दीक ये जो सेकंड वाला है ना, ये बड़ा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें से रेशोज ज़्यादा आपके सामने इतनी बेहतरीन आ जाती है कि आपको सारा कुछ नजर आने लग जाता है। बाकी तो है ना कि आप दूसरा जो है नैरेटिव है सारा, वो भी हो सकता है, मतलब अगर आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो। लेकिन जो जो फिगर्स वाला है, वो जो रट्टाबाज स्टूडेंट्स होते हैं उनकी बड़ी वहाँ पे हेल्प हो जाती है, क्योंकि उनका पहले से माइंड होता है कि जैसे ही क्वेश्चन आया फिगर्स का, बैलेंस शीट बनी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस का एक्सट्रैक्ट बना, हमने फौरन वहाँ पे रेशो निकाल दिया। अब रेशो निकल आई, वो असल में अप्रोच वही वाली चलती है उधर। रेशो निकालिए, बस आपने वहाँ पे रेशोज को इंटरप्रेट करना है और उनका लिंकेज आपस में बना के रिस्क बताते हैं। यानी मिसाल के तौर पर आपको कि सर सेल्स बढ़ गई है, रिसीवेबल्स कम हो गया, देयर आर रिस्क के, हो सकता है कि सेल्स ओवरस्टेटेड हो या आपके रिसीवेबल्स अंडरस्टेटेड हो, तो ये आपका सिंपल सा रिस्क बन गया। ठीक है, तो इस तरह आप बाकी बना सकते हो। तो खैर आपने वहां पर ये देखना है कि कौन सी एजर्शन का आपको मसला आ रहा है। अब देखें, हमने कहा कि सेल्स ओवरस्टेटेड हो सकती है। कौन सी एजर्शन होती है? ओवरस्टेटमेंट का रिस्क है, तो कौन सी एजर्शन आपको लग रहा है खराब होगी? सोचें जरा। अक्रेंस की, अक्रेंस ये कहती है ना कि यार जो भी हुआ है वो लिखा हुआ है, सॉरी जो भी लिखा हुआ है वो अक्ल भी हुआ है। ठीक है, वो वाकई में वकूफ पजीर हुई है वो चीज़। अब आपको रिस्क ये है कि यार ओवर स्टेटेड तो नहीं है कि ज़्यादा कुछ लिख दिया, हुआ कम हुआ, ये अक्रेंस का है। और दूसरी तरफ अगर मैं कहूँ कि अंडरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे? कंप्लीटनेस की सेशन हिट हो रही है। अंडरस्टेटमेंट से मुराद क्या है कि भाई हमें ये लग रहा है कि कुछ चीज़ें रह गई हैं लिखने से, जबकि क्लाइंट ने तो कहा था भाई हर चीज़ लिख दिया, सब कुछ ही कंप्लीट है। तो आपने इस तरह असर्शन की तरफ जाना है, लिंक करना है उसको। ठीक है जी, तो ये आपका था जी ऑलरेडी रिस्क। लास्ट पे सिर्फ एक फ्रॉड रह गया। इसमें जो मोस्टली चीज़ें हैं वो तो एंड जो फैक्टर्स वगैरह हैं, वो आपने उनको थोड़ा याद करना है। इसके ऊपर मैं कहता हूँ एक फ्रॉड और एक कंट्रोल्स आगे आएंगे, उनको थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। थोड़ा इसकी अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं। फ्रॉड क्या है जी? फ्रॉड आपका इंटेंशनल आप धोखा दे रहे हो किसी बंदे को, ठीक है, तो वो आपका फ्रॉड है। जबकि एरर आपको पता है कि बाय मिस्टेक होती है चीज़। अब ऑडिटर क्या करते हैं? ऑडिटर का काम है मटेरियल स्टेटमेंट को देखना है वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। लेकिन ऑब्वियसली फ्रॉड वाली मिस्टेटमेंट को पकड़ना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो कई बार लोगों ने इतनी गेम डाली होती है कि एफआईआर तक नहीं पकड़ सकती। मतलब कि एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट, दूसरे हजारों बैंक अकाउंट्स खोल देते हैं, तो नई चीज़ें समझ आती है। और ऑडिटर वहाँ पे कोई मतलब इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गया। हमारा काम है ऑडिट करना, 2 ढाई 3 महीनों में ऑडिट करना है यार। सिर्फ एक ही काम लेकर बैठ जाए, पता लगे एंड पे फ्रॉड भी ना निकले और हुआ भी ना हो, सिर्फ हम फैक्टर्स की बेस पर उसमें चले जाएं। तो हमने उसको उसके ऊपर वही काम करना है जो हमें मतलब स्टैंडर्ड कहता है। स्टैंडर्ड ये कहते हैं मटेरियल फ्रॉड आप देख लें, अगर कोई है वहाँ पर अंडरस्टैंडिंग ले लें पहले तो, फिर क्लाइंट से पूछें, क्योंकि बेसिकली क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंक्वायरीज करें क्लाइंट से, सारी अंडरस्टैंडिंग ले, उनसे पूछें भाईजान कोई हुआ तो नहीं है फ्रॉड। इसके लिए प्रैक्टिकली आमतौर पर ना चेकलिस्ट यूज होती है, मतलब क्वेश्चन, उसके अंदर क्वेश्चन होता है, आप उनसे सवाल पूछते रहते हैं, वो आगे से जवाब आपको देते रहते हैं। ये चीज़ आमतौर पर चलती है। ठीक है, तो वो आपने देख लेनी है। अब आम तौर पे जो होती है कि आपके 2 तरह के फ्रॉड्स होते हैं। एक होता है कि फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और एक आपकी होती है मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग क्या है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को आपने गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, अकाउंटिंग एंट्रीज गलत है, डिस्क्लोजर्स गलत है, मिसलीड कर रहे हैं आप जानबूझ के। और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट से मुराद क्या है कि एसेट्स बिजनेस यूज के लिए नहीं इस्तेमाल हो रहे, आप अपने लिए इस्तेमाल करते जा रहे हैं। कैश था वो इन्वेस्टमेंट हो जाती है, चोरी हो जाता है कैश। आपकी गाड़ी थी, कंपनी के नेम पे लिया, लेकिन कंपनी ने एक दिन भी यूज़ की, मतलब कंपनी के किसी रिसोर्स में, डायरेक्टर साहब घर पे खड़ी रहती है, ये मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट है। आगे इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स भी दी हुई हैं। ठीक है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 3 तरह से आमतौर पे होती है। कौन कौन सी? आप अपने जो स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, लेजर्स वगैरह हैं, या जो वाउचर्स हैं, उनको आप फेक बनाते हो, फोर्जरी करते हो। देन आप इवेंट्स और ट्रांजेक्शंस को ओमिट कर देते हो, या इस तरह से प्रेजेंट करते हो कि समझ ही ना आए चीज़ों की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स करके। देन आप अकाउंटिंग पॉलिसीज को सही तरह अप्लाई नहीं करते। ठीक है, तो ये आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। और इसके अंदर मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल बहुत ज़्यादा शामिल है। मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल क्या है कि मैनेजमेंट ने बाकी सब के लिए अलग से कानून बनाए हुए हैं, अलग से पॉलिसीज बनाई हुई है। जब खुद करना हो तो भाई खुद को, वो क्या कहते हैं कि दूसरों को नसीहत खुद मियाँ वसीयत, कि भाई आप दूसरों को मशवरा देते हो कि आपने इस तरह चलना है, लेकिन जब आप पे टाइम आता है तो आप उसको ओवरराइड कर जाते हैं, कंट्रोल्स को बाईपास करते हो, तोड़ते हो। दैट इज ऑब्वियसली रॉन्ग। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जो होती है फ्रॉडलेंट, उसके अंदर ये मेन रीजन होती है उसकी। ठीक है लेकिन अब जो स्टैंडर्ड है आइजा 240, आइजा 240 आपसे क्या रिक्वायर करता है कि आपने फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करनी है बीइंग एन ऑडिटर। ठीक है, क्लाइंट से अंडरस्टैंडिंग वाला लिए और सारा कुछ करके आपने भी कुछ फ्रॉड फैक्टर्स लिखने हैं। अब कई बार ऑडिटर साहब कहते हैं जी नहीं क्लाइंट बहुत अच्छा है, कोई भी फैक्टर नहीं निकला, कोई फ्रॉड ही नहीं है, तो आइजा 240 वहाँ पे आपको रोक लेता है। वो कहता है भाईजान कुछ भी हो जाए, मेरे नजदीक 2 फैक्टर तो लाजमी निकलने ही निकलने हैं। कौन से 2 रिस्क? वो कहता है हर सूरत है फ्रॉड की, ये आपने हमेशा याद रखना है।
आइजा 3 आइजा 240 के मुताबिक, ठीक है। इसका आई गेस पैरा भी पैरा 30 और 32 3 है। वो ये कहता है कि भाई दो फैक्टर्स लाजमी है, दो रिस्क लाजमी है। कौन से? एक जो है मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल। कहता है ये हो ही नहीं सकता कि किसी क्लाइंट के अंदर मैनेजमेंट ओवरराइड ना करे। इतने नेक पासा इंसान नहीं है मौजूद दुनिया के अंदर कि वो अपने लिए कुछ और ना करे, हमेशा होगा, ठीक है। बाकियों को आपने कहा होगा यार 1 लाख से ऊपर वाली ट्रांजेक्शन को फलां 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 तरह प्रोसेस करना है, लेकिन जब डायरेक्टर का मूड होता है कुछ प्रोसेसिंग नहीं होती, मैसेज आता है सारे ये कर दो, तो हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल मस्ट बी देयर। और छोटी कंपनी के अंदर तो और ज्यादा होता है, बड़ी कंपनीज के अंदर तो हो सकता है कि थोड़े से इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग हो, छोटी कंपनीज के अंदर तो ज्यादा मसला होता है। और दूसरा होता है प्रिज्यूम्ड सिग्निफिकेंट रिस्क ऑन रेवेन्यू रिकग्निशन। रेवेन्यू के अंदर भी भाई हमेशा ही मसला होता है, ठीक है। हमेशा उसके अंदर इशू होता है कि आपने उसकी अगर टैक्स से बचना है तो अंडर स्टेटमेंट की होती है, जब आपने बैंक को कर्जे के लिए देना होता है तो ओवर स्टेटमेंट की होती है वहाँ पे चीज़ों की। तो रेवेन्यू रिकग्नाइज करने के अंदर भी हमेशा फ्रॉड रिस्क होता है। लेकिन रेवेन्यू रिकग्निशन वाले रिस्क के अंदर थोड़ी सी आपको मतलब नरमी पेश करता है स्टैंडर्ड। वो ये कहता है कि अगर ऑडिटर को लगता है कि भाई रेवेन्यू रिकग्निशन का नहीं है रिस्क, वो इसका रिबटल दे दे, इनकार कर दे, लेकिन डॉक्यूमेंट कर दे मेरे मुताबिक ये फला 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 रीजन है, लेट्स से रेवेन्यू है नहीं, रेवेन्यू बहुत थोड़ा है और आपने 100% चेक कर लिया है, हर तरह से तमाम सेशन देखी हैं, आप कह सकते हैं कि यार मेरे मुताबिक इसमें रिस्क नहीं है। लेकिन मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कहता है मैं आपको कोई जस्टिफिकेशन नहीं मानूंगा, मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल का रिस्क हमेशा मौजूद रहेगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉड आप किस किस तरह कमिट कर सकते हैं मैनुअल ओवरराइड ऑफ कंट्रोल्स के थ्रू। तो ये फिक्टिशियस जर्नल एंट्रीज करेंगे, अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज की एस्टिमेट्स की assumptions वगैरह बार बार गलत तरीके से उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। आप ट्रांजेक्शन्स को ओमिट कर जाते हो, भूल जाते हो या लिखते ही नहीं हो जानबूझ के, कंसील करते हो फैक्ट्स को, कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन में चले जाते हो, एसपीवीज बनाते हो, स्पेशल पर्पस व्हीकल्स। यहाँ से आप कहीं और पैसा, वहाँ से कहीं और, वहाँ से कहीं और, उधर से वापस आ जाते हो। मतलब इस तरह करके ऑब्वियसली आप ये कुछ चीज़ें जो फैक्टर्स हैं जिस तरह आप फ्रॉड करते हैं, ठीक है। अब ये बात बड़ी अहम है, ये पेपर में अक्सर क्वेश्चन आता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑडिटर्स असेसमेंट, क्योंकि दोबारा वही बात है कि स्टैंडर्ड ये कहता है कि भाई हमेशा वहाँ पे मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल है, बेशक आप इसको समझे या ना समझे, मैं नहीं इसको मानता। स्टैंडर्ड ने इसलिए आपको फिर गाइड कर दिया, गाइड क्या किया उसने, आपको शेल के साथ रिक्वायर कर दिया कि भाई चाहे आपको मैनुअल ओवरराइड ऑफ कंट्रोल थोड़ा लगे चाहे ज़्यादा लगे, असेसमेंट आपकी जो भी है, आपने जो नीचे में आपको प्रोसीजर 3 बताने लगा हूँ ना, ये भाई आपने हर सूरत परफॉर्म करने हैं। कौन कौन से प्रोसीजर हैं? पहले नंबर पे वो कहता है कि आपने जर्नल एंट्रीज की अप्रोप्रिएटनेस को लाजमी चेक करना है, ठीक है। फिर वो दूसरे नंबर पे कहता है कि आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को हमेशा देखना है कि उसके अंदर कोई बायसनेस तो नहीं है। फिर वो तीसरे नंबर पे आपको कहता है कि आपने हमेशा जजमेंट्स जो भी उसने लगाई हैं उसका एक रेट्रोस्पेक्टिव रिव्यू लाजमी लेना है। वो सॉरी उसमें एस्टिमेट्स में रहते हैं। तीसरे नंबर में वो कहता है कि जो भी ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है आपने हमेशा उसको देखने देना, उसके अंदर घाटा निकल सकता है। तो बेसिकली आइजा 240 आपको कहता है कि सर आपकी रिगार्डलेस ऑफ योर असेसमेंट, आपकी असेसमेंट जो भी है फ्रॉड की, कम है ज्यादा इट डजंट मैटर, आपने 3 काम करने। कौन से? जर्नल एंट्रीज की अप्रोप्रिएटनेस को लास्ट में देखना है, उसमें 3 तरह से देखना है, ये आपको बताई गई है उसने, ठीक है। देन वो कहता है कि आपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लास्ट में देखना है, उसके अंदर कोई बायसनेस तो नहीं है, और उसके अंदर ये 2 तरीके भी बता दिए उसने कि ये चीजें देखनी है। थर्ड नंबर पे वो आपको कह रहा है कि आपने सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस लास्ट में देखनी है, क्योंकि इसके अंदर अक्सर कोई ना कोई मसला होता है, अक्सर इसके अंदर रिलेटेड पार्टी भी होती है। आइजा 550 जब आप पढ़ेंगे रिलेटेड पार्टीज का, उसके अंदर जाके भी ये बात है कि भाई आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की कोई भी ट्रांजेक्शन उसको मजीद गौर से देखना है, क्योंकि आप अपने रूटीन बिजनेस से हटके ट्रांजेक्शन किसी ना किसी जानने वाले के साथ ही करोगे तो रिलेटेड पार्टी हो सकता है, हो सकता है उसके साथ नॉर्मल मार्केट टर्म्स के ऊपर आपने ट्रांजेक्शन ही ना की होगी, फ्रॉड का फैक्टर ही ना आ जाए उसके अंदर। ठीक बात आ गई है समय कि भाई मैनेजमेंट ओवरराइड ऑफ कंट्रोल कम है ज्यादा है छोड़ो, बस है। क्लाइंट आपको स्टैंडर्ड कह रहा है कि हर सूरत है, स्टैंडर्ड आपको कहते हैं रेवेन्यू रिकग्निशन का फ्रॉड रिस्क भी होता ही होता है, लेकिन अगर आप ढीठ हैं, आप नहीं मान रहे और आप इसकी मुझे जस्टिफिकेशन भी दे देते हो, चलो मैं मान जाता हूँ कि नहीं होगा, लेकिन ये वाला तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, और मैं आपको धक्के से 3 प्रोसीजर्स बता रहा हूँ आपने लाजमी परफॉर्म करने हैं। अब इसके लिए आपने क्या करना है जी, फ्रॉड रिस्क देखने के लिए इंक्वायरीज कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर आप पूछें यार कोई फ्रॉड ऑलरेडी तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, या कोई हुआ तो नहीं है, या कोई अक्रेंस का चांसेस तो नहीं है, इस तरह की चीजें। फिर 2-4 इंक्वायरीज के साथ इंक्वायरीज करें, इंटरनल ऑडिट से पूछें, ज्यादातर ना इसके अंदर इंक्वायरीज ही हैं। बाकी ये है कि अनयूजुअल रिलेशनशिप ट्रांजैक्शन आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस वो चीजें देखें, और फ्रॉड फैक्टर्स को भी कंसीडर करें। फ्रॉड फैक्टर्स भाई अब ये नीचे आपको बताए हुए जो कि आई होप आप लोगों को आते भी होंगे या आप याद कर लीजिएगा। देखिए 2 तरह से फ्रॉड होते हैं, एक आपका था फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और एक है आपका मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट। लेकिन ये दोनों चीजें आप 3-3 वजहों से करते हो, 3-3 रीजन से करते हो। इन रीजंस पे ये भाई पहुंचे हैं, और आप भी अगर
आपको ये ना पता होता तो आपने भी अगर पूछा जाता, मैं अक्सर क्लास में अपनी जब पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ पर स्टूडेंट से पूछता हूँ, आप बताएं आप क्यों फ्रॉड करेंगे, या कोई बंदा, तो आमतौर पर यही रीजन होती हैं और कोई रीज़न नहीं है। तो बड़े ह्यूमन नेचर की रीज़न, जैसे मैंने कहा इंसेंटिव है भाई, कोई फ़ायदा होगा ना मेरा, कोई कमीशन मिल रहा है, कोई बोनस मिल रहा है, तो मैंने कहा कर लेते हैं यार, ठीक है। या प्रेशर है, एम्प्लॉय तो फिर एम्प्लॉय होता है, जितने मर्जी बड़े लेवल पे चले जाए, प्रेशर है उसके ऊपर। या इवन अगर आप खैर वो तो ऑडिटर की और बात है। अब एम्प्लॉयज़ हैं, उसके अंदर बॉस ने कहा कि जी आपने करना है फ्रॉड, आपने टैक्स चोरी करना है, तो करना पड़ जाता है उन बेचारों को, ठीक है। देन अपॉर्चुनिटी टू कमिट फ्रॉड, कई बार आपके ऊपर अथॉरिटी आपको इतनी दे दी जाती है, और पाकिस्तान में आपको पता है कि जिस जो जितना बड़ी अथॉरिटी हो उतना बड़ा फिरौन है अनफॉर्चुनेटली। तो आपको अगर अपॉर्चुनिटी दी जाए तो आप वहाँ पर फ्रॉड कमिट करते हैं, अगर अपॉर्चुनिटी है ही नहीं तो फिर चांसेस कम है। मिसाल के तौर पे एक एनजीओ है, उसके वॉलंटियर हैं, आप कैश में पैसा इकट्ठा करते हैं, ठीक है। तो कैश में बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, उसके अंदर अपॉर्चुनिटी तो है ना, क्योंकि कंट्रोल ही कोई नहीं है, कैश में आप इधर उधर कर जाओ, किसको क्या पता है। तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटी आपको दी गई। देन रैशनलाइजेशन, खाता है तो लगाता भी है, ठीक है, कि आप भाई रैशनलाइज करते हो अपने फ्रॉड को। आपको लगता है कि जी कोई नहीं यार, ये पैसे देते कितने हैं, कर लेते हैं फ्रॉड थोड़ा सा। फर्म्स के अंदर स्टूडेंट्स जाके कहें कि जी हमें कोई 20,000 22,000 रुपया स्टाइपेंड देते हैं, इतने में क्या बात है, कोई नहीं, चलो फॉर्म के प्रिंटर से अपनी पूरी पूरी बुक प्रिंट कर लें। तो मतलब ये रैशनलाइज आप इस तरह करते हैं चीज़ों को। तो ये 3 रीज़न्स हैं। अभी नीचे इन्होंने बताए हुए हैं कि हर फील्ड में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, इनको आपने थोड़ा देख लेना है। क्लियर है? नीचे कुछ एग्ज़ाम्पल्स भी हैं। ये आई होप आपको थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होगी फ्रॉड की। ये अब आप चीज़ें देखेंगे तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। ठीक है जी। लास्ट में यदि आपका इस चैप्टर का एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आपने थोड़ा सा ज़्यादा इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि एनपीओस का पर्पस जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है। वो मतलब कोई चैरिटी वेलफेयर या वेलफेयर ना भी हो, लेकिन उनका पर्पस प्रॉफिट अर्न करना, बिजनेस रन करना नहीं, जैसे पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन वगैरह। तो उनके ऑडिट के दौरान आपने थोड़ा सा चीज़ों का ख्याल रखना है, जैसे कि आप उनकी प्लानिंग के अंदर थोड़ी बातें और भी आ जाएंगी। प्लानिंग के अंदर आपने उनका एक तो स्कोप वगैरह उनका बदल जाएगा, ऑब्जेक्टिव्स उनके बदल जाएंगे, क्योंकि उनके तो जो मटीरियलिटी वगैरह है वो भी इस तरह सेट हो रही है जिस तरह बाकियों की होती है, ठीक है। आपने देखना है कि उनके ऊपर रेगुलेशन कौन सी अप्लाई होती है। इवन पाकिस्तान के अंदर अगर आपकी कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज हैं। मिसाल के तौर पे एक सोसाइटी एक्ट के अंदर रजिस्टर होती है, देन वेलफेयर फाउंडेशन एक्ट 1925 का उसके अंदर रजिस्टर होती है। देन आपका जो है क्या उसका नाम है, एसएससीपी के अंडर सेक्शन 42 के तहत होती है, ठीक है। फिर एक ट्रस्ट एक्ट है उसके अंदर, अब फिर पंजाब चैरिटी कमीशन एक्ट भी आ गया है, उसके अंदर भी होती है। तो इसका मतलब डिफरेंट है चीज़ें, तो आपको इनका पहले तो आइडिया होना चाहिए। देन रिस्क उसके अंदर कौन से हैं, अब उनके अंदर इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। इनहेरेंट रिस्क आमतौर पे अब पहले तो आप अंडरस्टैंडिंग लेंगे ना अपने एनपीओ की, कि अगर तो वो कैश बेस पे चलने वाली है, उसके अंदर हो सकता है कि रिस्क हो गया, कैश की मेजरमेंट होती है, ठीक है। तो इस तरह आपने उनको देखना है। इंटरनल कंट्रोल्स जो है वो इनके भी डिफरेंट हो गए, इनके ऊपर आपने ज़्यादा जो फोकस करना है इंटरनल कंट्रोल्स का, वो आपने एक्सपेंसेस के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, आपके इनकम को लाने पे क्या है, कैश के ऊपर क्या कंट्रोल्स हैं, उनके ऊपर आपने ज़्यादा देखना है। ऑडिट एविडेंस आपने यहाँ पर किस तरह से लेने हैं वो थोड़ा सा देखना। ये जनरल सी बातें हैं, इसमें कोई आई गेस मैं जब इसको देख रहा था दोबारा तो मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसके ऊपर कुछ ज़्यादा फोकस करना पड़े समझाने के लिए, ठीक है जी। तो ये भाई कुछ आपने चीज़ें देख लेनी है, बाकी मैं अवेलेबल हूँ, कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो आप पूछ सकते हैं। चलें, आज काफ़ी ज़्यादा बात होगी हमारी, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।